वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 61। गौरी रुद्र के पीछे पीछे चली जाती है। वही रुद्र बाहर जाकर गाड़ी में अपनी पीठ टिका कर अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़े होकर गौरी के आने का वेट कर रहा था। गौरी धीरे धीरे कदमों से रुद्र के पास जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोली, जी बोलिए, आपको क्या बोलना है। रुद्र गौरी को ध्यान से देखता है और गौरी के हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे गौरी का सर रुद्र के सीने से टकरा जाता है। रुद्र का एक हाथ गौरी के कमर पर थी। गौरी नजारे ऊपर रुद्र को देखती है और कसमसते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। रुद्र गौरी के चेहरे को गौर से देख रहा था। इस वक्त रुद्र के चेहरे में कोई भाव नहीं थे। गौरी खुद को रुद्र से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर रुद्र उसे नहीं छोड़ता है, बल्कि और कसकर पकड़कर अपने पास करता है। रुद्र की पकड़ को कसता महसूस कर गौरी शांत हो जाती है और मासूमियत से रुद्र को देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। इतना बोल गौरी रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र बिना कुछ बोले गौरी के माथे पर अपने होठों को रख देता है। रुद्र के ऐसे करने से गौरी एक पल को चौंक जाती है। गौरी रुद्र को शदीद को कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। रुद्र गौरी से थोड़ा दूर होता है और उसे गौरी से देखने लगाता है। गौरी अभी भी आंखें बंद किए हुए रुद्र की बाहों में खड़ी थी। रुद्र धीरे धीरे गौरी के कान के पास जाता है। रुद्र के करीब आने के एहसास से कराई एक पल के लिए सहम जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। गौरी की ऐसी हालत को देख रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रुद्र अपने होठों को गौरी के कान के पास ले जाता है और अपनी अट्रैक्टिव आवाज में बोला, सोना, आज तुमने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। मुझे माँ के हाथ का खाना सबसे ज्यादा पसंद था और अब तुम दूसरी हो जिसके हाथ का खाना मुझे इतना पसंद आया है कि मैं ऐसा खाना रोज खाना चाहूंगा। रुद्र की बातों को सुन गौरी के होठों में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रुद्र आगे बोला, और वो तुम्हारे इतने टेस्टी खाना मुझे खिलाने का गिफ्ट थी, बाकी गिफ्ट शाम को दूंगा। इतना बोल गौरी के कान को चूम लेता है, जिससे गौरी कांप जाती है। गौरी को देख रुद्र मुस्कुरा देता है और जैसा गौरी के होठों की तरफ जाने लगता है, तभी रीत आ जाती है और रुद्र गौरी को देख खांसने का नाटक करने लगती है। रीत की आवाज को सुन गौरी जल्दी से रुद्र से दूर हो जाती है और खुद को नॉर्मल कर इधर उधर देखने लगती है। रुद्र रीत को एक नज़र देखता है और अपनी आंखों में चश्मे को पहन लेता है और जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। वही गौरी अभी भी भर खड़ी शर्म से लाल हो जाती है। रीत गौरी के पास आती है और अपने कंधे से गौरी के कांधे में हल्के से मरती है और मुस्कुराते हुए बोली, प्यार आजकल हवा में बह रहा है। रीत की बातों को सुन गौरी घूर कर रीत को देखती है। गौरी को ऐसे देखते देख रीत, क्या मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। गौरी कुछ नहीं बोलती है। रीत जाकर पीछे की सीट में बैठ जाती है। रीत अब शांत थी, वही गौरी की तो कार में बैठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। गौरी बाहर खड़े कार को घूर रही थी, तभी रुद्र कार की खिड़की को खोलता है और गौरी को बिना देखे बोला, अब आसमान में तारे गिन लिए हो तो कार में बैठ भी जाओ, वरना लेट हो जाओगी। रुद्र की बातों को सुन गौरी झेप जाती है और चुपचाप नजारे झुकाकर बैठ जाती है। गौरी के बने हुए चेहरे को देख रीत को हंसी आ जाती है, जिसे वो रुद्र से छुपा लेती है। वही गौरी को ऐसा था कि रीत पीछे बैठ उसी पर हंस रही है। अब कार वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर में कार कॉलेज के सामने रुकती है। रीत जैसे उतरने लगती है, रुद्र शीशे से रीत को देखते हुए बोला, तुम अपनी भाभी को छेड़ना मत समझी तुम। रीत नजरें नीचे का बिना मन से, ओके भाई। रुद्र की बातों को सुन गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अब गौरी रीत के चेहरे को देख हंस देती है। रुद्र रीत को ऐसे देख बोला, पर अपने फ्रेंड को छेड़ सकती हो। रुद्र की बातों को सुन रीत एक नज़र गौरी और फिर रुद्र को देखते हुए बोली, ओके भाई। रीत की आवाज़ की खनक को सुन गौरी परेशान हो जाती है और घूर कर रुद्र को देखती है, जिसके चेहरे पर शैतानी स्माइल दी। रुद्र, तुम 2 मिनट बाहर वेट करो। रीत तेज आवाज में, ओके भाई। इतना बोल रीत कार से बाहर निकाल जाती है। वही गौरी भी निकलने के लिए अपने सीट बेल्ट को खोल रही थी। उससे पहले रुद्र अपने सीट बेल्ट को खोल गौरी के करीब जाकर उसके चेहरे को ऊपर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। गौरी अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखने लगती है। वही रुद्र गौरी को सॉफ्ट किस कर उससे दूर हो जाता है और बोला,
उस टाइम अधूरी रह गई थी, और मुझे अधूरी चीजें छोड़ना पसंद नहीं है। गौरी कुछ नहीं बोलती है और अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। रूथ गौरी को प्यार से देखते हुए आगे बोला, रीत अगर तुमको परेशान करे तो उदास मत होना, बल्कि मुझे याद कर हल्का सा मुस्कुरा देना। गौरी कुछ नहीं बोलती है। रूथ चलो जाओ, अपना ध्यान रखना। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और जल्दी से कार से उतर जाती है। रूथ गाड़ी चालू कर वहां से निकाल जाता है। रूथ को जाता देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। गौरी के चेहरे में मुस्कान देख रीत, क्या बात है, अभी तो मुझे घूर रही थी और अब मुस्कुरा रही हूँ, ऐसा क्या भाई ने कहा, मुझे भी बताओ। गौरी मुंह बनाकर, कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी और उनकी बातें हैं। रीतो, उनकी? गौरी रीत को घूरते हुए बोली, तुम पागल हो। इतना बोल आगे आगे चल रही थी, उसका ध्यान रास्ते में नहीं था। तभी वो सामने किसी से टकरा जाती है और जैसे गौरी गिराने वाली होती है कि दो मजबूर हाथ उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। गौरी अपनी आंखें बंद किए थी और किसी को खुद को पकड़े महसूस कर गौरी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सामान्य कोई नहीं बल्कि राजवीर था जो उसी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। राजवीर सीधा खड़ा था, वही गौरी राजवीर का एक हाथ पकड़े हुए झूल जाती है। ऐसे में गौरी कुछ बोलती उससे पहले राजवीर गौरी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे गौरी का सर सीधा राजवीर के सीने से टककर जाता है और सभी गौरी और राजवीर को देखते हैं। रीत दौड़कर गौरी के पास आती है, वही गौरी खुद को संभाल कर जल्दी से राजवीर से दूर होकर रीत को पकड़ लेती है। राजवीर मुस्कुराते हुए गौरी को देख रहा था। रीत राजवीर को जैसे कुछ बोलने वाली होती है कि गौरी उसका हाथ पकड़कर चलो यहाँ से। रीत गुस्से में पर गौरी, गौरी मैंने कहा ना चलो यहाँ से। रीत अब कुछ नहीं बोलती है। गौरी रीत का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाती है। राजवीर गौरी को जाते हुए देखकर इग्नोर कर रही हो, तुम पहली हो जिसने राजवीर को मुड़कर देखा नहीं, वरना लंकी मुझे देखने को तरसती है। इतना बोल वहां से चला जाता है। रीत गौरी से हाथ छुड़ाकर, तुमने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? गौरी तुम ना बल्कि अपने भाई की तरह हो, हर बात में गुस्सा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। रीत गलती हमारी थी, हम देखकर नहीं चल रहे थे, उन्होंने सिर्फ हमें गिरने से बचाया है। और एक बात तुमको पता है ना वो कौन है? रीत अपनी आंखें बड़ी कर गौरी को देखते हुए, उसे पता है मैं कौन हूँ और मेरे भाई कौन है। गौरी अपना सर पकड़कर, ये सच में अपने भाई की तरह ही हो? रीत कुछ नहीं बोलती है। गौरी वो राजवीर है। रीत एटीट्यूड से, तो क्या हुआ? गौरी याद है तुमको कल कैंटीन में कुछ लोग एक लड़के के बारे में बात कर रहे थे, ये वही लड़का है। और कल तुमने देखना ना वो टीचर से कैसे बात कर रहे थे। इससे पता चलता है कि वो कितने खतरनाक है, इसलिए हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। रीत वो कितना भी खतरनाक होगा, मुझसे ज्यादा नहीं, और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। गौरी जानती थी अभी रीत को कुछ भी कहना बेकार है। गौरी खुद को शांत करते हुए, रीत मुझे पता है तुम किसी से नहीं डरती हो, पर मैं नहीं चाहती कि ये सब रूथ जी को पता चले। तुमको तो उनके गुस्से के बारे में अच्छे से पता है ना, बस इसलिए तुमको रोक रही हूँ, बाकी तुम्हारा मन, तुमको जो सही लगे। गौरी की बातों को सुन रीत समझ जाती है कि गौरी ये सब क्यों बोल रही है। रीत ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर अगर अगली बार उसने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गौरी मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक मेरी माँ, अब चले, तनु वेट कर रही होगी। रीत हाँ में सिर हिला देती है। दोनों वहां से क्लास में जाती है। गौरी पूरी क्लास में देखती है, राजवीर वहां नहीं था। गौरी चैन की सांस लेती है। गौरी को भी राजवीर कुछ खास पसंद नहीं था, बस अभी वो शांति से रहना चाहती थी, इसलिए उसे फुल इग्नोर कर रही थी। गौरी और रीत तनु के पास जाकर बैठ जाती है और टीचर आ जाते हैं। क्लास शुरू हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद तीनों कैंटीन जाती हैं। वह राजवीर को देख रीत का मुंह बन जाता है, पर वो उसे इग्नोर कर जाकर कोने की सीट में बैठ जाती है। गौरी, रीत और तनु वहां बैठे थे, तभी वहां सोनिया आ जाती है, जिसे देख गौरी चौंक जाती है। सोनिया गौरी को देखते हुए बोली, गौरी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सोनिया बहुत सीरियस लग रही थी। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। सोनिया मेरे साथ चलो, इतना बोल वहां से जाने लगती है। गौरी भी सोनिया के पीछे पीछे चली जाती है। रीत गौरी को जाते देखकर, ये लड़की कौन है जिसकी बात भाभी इतना जल्दी मान गई? तनु, ये गौरी की सौतेली बहनें सोनिया है, जो हमारी सीनियर और रुद्र सर की फ्रेंड भी है। रीत सोनिया को देखते हुए, क्या चीज है ये? तनु टेढ़ा मुस्कुराते हुए, चीज बिल्कुल भी नहीं,
इसे चीज की बराबरी कराना चीज की इंसल्ट है। ये एक नबर की घमंडी और बिगड़ी हुई राजकुमारी है। पता नहीं गौरी इसे कैसे झेलती है। ये सब सुन रीत अब कुछ नहीं बोलती है और दूर से गौरी और सोनिया को देखे जा रही थी। यहाँ सोनिया खड़ी होकर गौरी को घूरने लगती है। गौरी क्या हुआ दीदी? सोनिया तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो और उस लड़के से शादी करो। तुम्हारी वजह से माँ और पापा की इंसल्ट हो रही है और तुम यहाँ अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही हो। सोनिया की बातों को सुन गौरी का चेहरा उतर जाता है। गौरी अपनी धामी आवाज में बोली, दीदी ऐसा नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ और मुझे पता नहीं क्यों पर वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोनिया मैं तुमसे हाँ या नहीं का जवाब पूछने नहीं आई हूँ। और एक बात, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चली तो आज से और अभी से हम सब तुम्हारे लिए मर गए हैं और तुमको कभी भी हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तो बताओ तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? गौरी मैं अभी आपके साथ चल दूँ अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी शादी नहीं कराएंगी तभी। सोनिया तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमको घर आना है तो शादी करनी ही होगी। इतना बोल सोनिया वहां से चली जाती है। चैप्टर 62। सोनिया को जाता देख गौरी के आंखों में आंसू थे। गौरी मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों? मेरी शादी तो हो चुकी है और अब मैं दूसरी कैसे कर सकती हूँ? तभी वहाँ रीत आती है और बोली, क्या हुआ गौरी तुम उदास क्यों हो? गौरी कुछ नहीं बस ऐसे ही। रीत कुछ बोलना है तो मुझसे बोल सकती हो। गौरी नहीं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो चलाते हैं। इतना बोल गौरी वहां से चली जाती है। वही रीत गौरी को देखती है और फिर उसके पीछे चली आती है। तनु वही बैग दोनों का वेट कर रही थी। दोनों आता देखकर बोली, क्या यार तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? रीत मैं तो गौरी को लेने गई थी, चलो अब कुछ खाते हैं। तनु हाँ वैसे भी इतना टेस्टी खाना देख मेरे मुंह में पानी ही आ रहा है। बोल लालचाई नजरों से एक बार पूरे खाने को देखती है। गौरी और रीत भी वही बैठ जाती है। गौरी अब थोड़ा थोड़ा उदास थी। रीत गौरी के बुझे चेहरे को देख समझ गई थी तो बात है, पर वो बार बार गौरी से पूछो से परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अभी चुप रहती हैं। तनु गौरी को देखते हुए, तुमने रुद्र जीजू से बात की मेरे लिए? गौरी कैसी बात? तनु बेचारा सा मुंह बनाकर, मेरी सेटिंग की बात और क्या। गौरी अभी नहीं, कल वो लेट आए थे और मुझे भूल भी गया था। तनु कोई बात नहीं, आज कर लेना, बस करना जरूर। और एक बात बहन, थोड़ा जल्दी करना। वो क्या है ना, लड़के तो यहाँ थोक के भाव मिलते हैं पर हैंडसम लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं और पार्थ तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है और यहाँ मैं उनको पटाने के तरीके ढूंढ रही हूँ। वहाँ उनको कोई और ही पटा ले, बस इतना जल्दी करना कि तुम्हारी इस बेचारी बहन का घर ना उजड़े, बाकी कोई जल्दी नहीं है। तनु की बातों को सुन रीत को हंसी आ जाती है। वही गौरी तनु को घूरते हुए, अच्छा एक तो मुझे शेर के आगे फेंक दिया है और अब बोल रही हो उसके दांत गिन कर आओ। तनु यहाँ शेर कौन है? तनु बेपरवाही से, ये शेर कौन है? रीत गौरी के एक नज़र देखते हुए, और कौन? गौरी के रुद्र जी है शेर। गौरी हाँ तो इसमें क्या गलत है? उनके सामने जाते ही मेरा गला सूख जाता है और मेरे शब्द ही नहीं निकलते हैं, तो मैं उनसे कैसे बात करूं? तनु इसमें डरने की क्या बात, कौन सा तुमको अपनी बात करनी है? मेरे बारे में करना है, आराम से करो। वैसे मैं उनकी साली हूँ, वो मेरा दिल नहीं टूटने देंगे। तनु को इतने कॉन्फिडेंट में देखकर गौरी, ऐसा है तो तुम ही बात कर लो। तनु बात तो मैं कर लेती, पर मैं नए समय की पुराने ख्यालों तो वाली प्यारी सी लड़की हूँ जो अपने रिश्ते की बात खुद जाकर नहीं कर सकती हूँ। किसी ना किसी की जरूरत तो होगी ना, वो है रुद्र जीजू जो ये सब करेंगे, बस कोई उन तक मेरी बात पहुँचा दे। तनु की बातों को सुन गौरी, क्या बात है, तुम और तुम्हारे जीजू इतने अच्छे हैं तो तुम खुद उनसे बात कर लो। तनु कर तो लेती, पर मुझे भी उनसे थोड़ा थोड़ा डर लगता है। इतना बोल तनु उदास हो जाती है। गौरी अच्छा ठीक है, आज मैं उनसे बात करूंगी। तनु मुस्कुराते हुए, आई लव यू गौरी, तुम मेरी फेवरेट हो। इतना बोल गौरी को साइड से पकड़ लेती हैं। इस तरह तीनों वही बैठ आपस में बात करने लगती हैं। यहाँ सोनिया अपने घर जाती है। सोनिया बहुत गुस्से में थी। सरिता जी सोनिया के पास जाते हुए बोली, क्या कहा उस गौरी ने? सोनिया गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, माँ उसमें फिर मना कर दिया, पता नहीं उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से। आज जैसे वो मुझसे बात कर रही थी, मुझे उसके अंदर कोई डर दिख ही नहीं रहा था। सरिता तुमको पता है वो अभी कहाँ और किसके साथ रहती है? सोनिया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है वो तनु के साथ रह सकती है। तनु उसकी एक लौती दोस्त है।
सरिता जी मतलब तुमको अभी कॉन्फर्म नहीं है? सोनिया नहीं माँ, पर इन सब से क्या होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरिता जी शातिर हंसी हंसते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे वो हमारे पास रोते हुए आए। उसके बाद हम जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे उसे वही करना होगा। सोनिया पर माँ अब हम क्या कर सकते हैं? आज मैंने उसे धमकी भी दी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सरिता जी अब तुमको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएगी। सोनिया सरिता जी को देखते हुए, और वो कैसे? सरिता जी, तुम्हारे पास वो फोटो थी ना जिसे हमने महेंद्र जी को दिखाकर गौरी की शादी करने के लिए हामी ली थी, और अब वही फोटो गौरी को हमारे कदमों में गिराने के लिए मजबूर कर देगी। सरिता जी आगे बोली, तुम उन फोटो को पूरे कॉलेज में फैला दो, जिससे हर जगह उसकी बेइज्जती और थथू होगी, और तब कोई उसको अपने पास नहीं रखेगा। तब उसे हमारे पास आना होगा, और इतना कुछ होने के बाद कोई उसे अपनाएगा नहीं, जिससे उसे अंकित से शादी करनी ही होगी। ये सब सोच सरिता जी खुश हो जाती हैं। सोनिया माँ आपने सही कहा, और इससे उस गौरी को अपनी असली औकात भी पता चल जाएगी। यह सब बोल सोनिया और सरिता जी खुश हो जाते हैं। सरिता जी, बस हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो ये सब कर दे और किसी को कुछ पता भी ना चले। सोनिया, मेरे पास एक ऐसा लड़का है, रोमी, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। सरिता जी, तो फिर देर किस बार की, उसे कॉल करो। सोनिया हमें सिर हिला देती है और अपना फ़ोन निकाल कर कॉल करने लगती हैं। यहाँ गौरी, तनु और रीत कंट्रीन में बैठी थी। गौरी, मैं वॉशरूम से आती हूँ, इतना बोल वहाँ से चली जाती है। गौरी जा ही रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक क्लास में खींच लेता है। गौरी घबरा जाती है और उस इंसान की देख घबराते हुए आप। राजवीर हंसते हुए, हाँ मैं, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुमको ऐसे क्लास में ला सके। गौरी, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? राजवीर गौरी के पास जाते हुए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गौरी राजवीर को आगे आते देख घबरा कर धीरे धीरे पीछे जाती है और बोली, जो भी बोलना है दूर से बोलिए। गौरी की बातों को सुन राजवीर की मुस्कुरा देता है और बोला, हाय, बस यही अदा तुम्हारी मुझे घायल करने के लिए काफ़ी है। तुम पहली हो जिसे देख राजवीर का दिल धड़क उठा, इसलिए अब मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमको देखे अभी 2 ही दिन हुए, पर मैं तुमको हर पल देखना चाहता हूँ। इतना बोल राजवीर गौरी के करीब आ जाता है। गौरी के पीछे दीवार थी, जिससे गौरी वहीं रुक जाती है और घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? राजवीर गौरी को देख मुस्कुराते हुए बोला, अपने दिल का हाल बयां कर रहा हूँ। वो क्या ना, जब किसी से प्यार हो तो उसे उसी वक्त बता देना चाहिए, वरना तुमने वो गाना सुना है ना, कहीं देर ना हो जाए। और राजवीर को देर करना पसंद नहीं है। इतना बोल राजवीर धीरे धीरे गौरी के पास जाने लगता है। गौरी को समझ ही आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। गौरी को राजवीर का ऐसे करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए गौरी को गुस्सा आ जाता है। गौरी गुस्से में राजवीर को अपनी पूरी ताकत लगाकर जोरदार धक्का देती है, जिससे राजवीर गौरी से 3 से 4 कदम पीछे चला जाता है। राजवीर कुछ भी समझ पाता उससे पहले गौरी एक जोरदार तमाचा राजवीर के गाल में लगा देती है। राजवीर गुस्से से गौरी को देखने लगाता है। वही गौरी बोली, दूर रहिए मुझसे, आप ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वरना अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले एक बार इस तमाचे को याद कर लीजिएगा। इतना बोल गौरी राजवीर को देखे बिना वहां से चली जाती है। वही राजवीर अभी भी गौरी को घूर कर देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं था कि गौरी उसके साथ ऐसा कर सकती है। गौरी को जाते हुए देख राजवीर बोला, आज तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुमको मिलकर रहेगी। इतना बोल वही दीवार पर एक जोरदार मुक्के को मारता है। गौरी वहां से भागते हुए कंट्रेन जाती है और रीत को देखकर, चलो घर चलते हैं। गौरी को डरा देख रीत और तनु परेशान होकर, क्या हुआ? गौरी, कुछ नहीं, चलो घर चलाते हैं अभी के लिए। रीत, हाँ ठीक है। इतना बोल तनु रीत और गौरी वहां से निकाल जाती है। रीत गौरी को लेकर घर चली जाती है। पूरे रास्ते गौरी चुप थी। रीत को ये सब अजीब लग रहा था। वो गौरी से पूछना चाहती थी, पर गौरी की हालात देख रीत की हिम्मत ही नहीं हो रही थी गौरी से पूछने की। थोड़ी देर में घर आ जाता है। गौरी अपने रूम चली जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि पहली बार गौरी ने किसी को तमाचा मारा है, वो भी इतना जोर से। गौरी अपने हाथ को देखती है, जो भी लाल थे। गौरी डर से कांपते हुए, अब मैं क्या करूंगी? वो राजवीर कितना खतरनाक है। वो जब टीचर को नहीं छोड़ता है
तो मुझे क्या छोड़ेगा? रूथ जी को बता दूं, पर उन्होंने तो किसी से लड़ने और बात करने से मना किया था। ये सब जानकर कहीं वो मुझे डांटने लगी तो मैं क्या करूंगी? यही सब सोच गौरी परेशान होती है। और एक काम करती हूँ, वापस घर चली जाती हूँ, कुछ दिन वहाँ रहकर माँ और पापा को मना लूंगी और कॉलेज भी नहीं जाऊंगी। इससे शायद वो सब भूल जाए। ये सब सोच गौरी खुश हो रही थी। इस तरह गौरी अपने कुछ कपड़े निकालकर बैग में डाल लेती है और रूथ का वेट करने लगती है ताकि उससे जाने की परमिशन ले सके। यही सब करते रात हो जाती है। आज रूथ जल्दी घर आ गया था और वो खुश भी था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसे देख वो खुश हो रहा था। रूथ सीधा अपने रूम जाता है तो देखता है गौरी एक जगह बैठी है और उसके पास बैग रखे हुए हैं। रूथ गौरी के पास जाते हुए बोला, ये सब क्या है? गौरी रुद्र की आवाज़ सुन खड़ी हो जाती है और अपनी कांपती आवाज़ में बोली, मुझे आपसे से कुछ बात करनी है। रूथ मुस्कुराते हुए हाँ बोलो। गौरी एक लंबी सांस लेती है और बोली, मुझे मेरे घर जाना है। गौरी की बातों को सुन रूथ का चेहरा सख्त हो जाता है और वो गौरी को देखते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? गौरी, मुझे घर जाना है। रूथ, पर क्यों, कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। गौरी, कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरे पापा से मिलना है। गौरी की बातों को सुन रूथ को गुस्सा आ जाता है। रूथ, तुम कहीं नहीं जा रही हो और ना कहीं अब जा सकती हो। गौरी, पर क्यों? मेरे पापा, मुझे गुस्सा है, मुझे उनको मनाना है। रूथ अपने दांत को पीसते हुए, मैंने बोला ना, तुम अब कहीं नहीं जा सकती हो और जिसे भी तुमको मिलना है वो यहाँ आकर तुमसे मिल सकता है। गौरी रोते हुए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बहुत बुरे हैं। गौरी की बातों को सुन रूथ की भौहें तन जाती है। रूथ, वो तो तुमको पता चल गया मैं कितना बुरा हूँ। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे तुमको और बहुत कुछ पता चल जाएगा। तुमने अभी मुझे जाना कहा है। रूथ की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था जिसे देख गौरी डर जाती है। चैप्टर 63। गौरी के आंखों से आंसू निकाल जाते हैं जिसे देख रूथ को अच्छा नहीं लगता है। रूथ अपने गुस्से को कंट्रोल कर गौरी के हाथ को प्यार से पकड़ता है और बोला, सोना, मेरी बात सुनो। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये तुम्हारे लिए सही है और अब हमारी शादी हो चुकी है और अब यही तुम्हारा घर है, इसलिए अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। गौरी, रुद्र की बातों को इग्नोर कर मुझे मेरे घर जाना है और अपने पापा से मिल उनके सामने अपनी बात रख, उन्हें बताना है कि मैंने ये सब क्यों किया है। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। रूथ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? रूथ की बातों को सुन गौरी चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद बोली, जो होगा देखा जाएगा, पर मुझे पापा के पास जाना है। इतना बोल रोने लगती हैं। गौरी की जिद और रोने को देख रूथ को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूथ को पता था अगर अभी वो यहाँ रुका तो गौरी को हार्ट कर सकता है, इसलिए वो अपने गुस्से को काबू कर एक नज़र गौरी को देखता है और वहां से बाहर चला जाता है। गौरी रुद्र के जाते ही फुट फुट कर रोने लगती है। वही रुद्र नीचे जाकर अपनी कार को स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। रीत और रश्मि जी रुद्र को गुस्से देख समझ जाती है, कुछ तो बड़ा हुआ है। रीत, माँ, अब क्या हुआ? भाई इतने गुस्से में क्यों है? रश्मि, कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। यहाँ गौरी अभी भी रो रही थी और जब रोते रोते थक जाती है तो कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। यहाँ रुद्र वहां से निकाल कर पार्थ के पास जाता है। पार्थ रुद्र को गुस्से में देखकर, क्या हुआ? गौरी ने कुछ किया है। रुद्र गुस्से में बोला, उसे क्या गलत है? हम सब उसके दुश्मन हैं। मैं तो उसे बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, पर उसे अपने पापा के पास जाना है। मैं कैसे उसे समझूं? ये सब बोल रुद्र गुस्से में दीवार में मुक्का मार देता है। पार्थ, वो भी अपने जगह सही है, बचपन से अभी तक जैसे भी, पर उन्होंने उसे पाला है और उसकी ज़रूरतों को पूरा किया। इतने सालों में कुछ तो अच्छा किया होगा, तभी गौरी महेंद्र राजपूत के लिए इतना रो रही है और तुम ऐसे उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। वो भी इंसान है, उसे भी सही गलत पता है। पार्थ की बातों को सुन रूथ गुस्से में, अगर उसे सही गलत पता होता तो वो ये बेकार की जिद नहीं करती और अब वो मेरी बीवी है, उसे मेरे मुताबिक रहना होगा। पार्थ रुद्र को देखकर प्यार से समझा, यार वो अभी मासूम सी बच्ची है, तू ऐसा करेगा तो वो डर जाएगी और कहीं हमेशा के लिए हमें छोड़कर ना चली जाए। पार्थ की बातों को सुन रूथ गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता है और अब वो चाह कर भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, इसलिए ये बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे पास अपना मूड ठीक करने आया था, पर तुमने और खराब कर दिया।
वैसे ये बेकार की सलाह तू लाता कहाँ से है? पार्थ, अच्छा मैं इतनी ही बेकार की सलाह देता हूँ, तू मेरे पास आता क्यों है? रूथ अपनी एरोगेंट आवाज में। क्योंकि गौरी तुम्हारी बहन है, जो तुम्हारी ही तरह बेवकूफ है, और अब तुम दोनों भाई बहन हो तो मुझे लगा तुम दोनों की सोच कुछ तो मिलती है। पर मैं गलत था, वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। रूथ की बातों को सुन पार्थ खुद पर घमंड करते हुए, ये तुमने सही कहा, मैं वन पीस हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। रूथ पार्थ को देखकर, हाँ सही कहा, मेरी वाइफ ही तुमसे ज्यादा समझदार है और क्यूट भी, बस थोड़ी सी जिद है, पर कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूंगा। इतना बोल रुद्र वहां से जाने लगता है। रूथ की बातों को सुन पार्थ गुस्से में, अगर मैं इतना ही बेकार हूँ तो मेरे पास आते क्यों हो? रूथ, मेरा दिमाग खराब था। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। पार्थ अब कुछ भी नहीं बोलता है। रूथ अब घर आता है और सीधा अपने रूम चला जाता है। गेट अंदर से बंद था। रूथ सेकंड चाबी से गेट खोलता है और अंदर चला जाता है तो देखता है गौरी गहरी नींद में सो रही थी। रूथ जाकर कपड़े चेंज कर गौरी के पास जाता है। गौरी के गाल पर आंसू के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देख रूथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रूथ गौरी के गाल को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, सोना तुम बहुत मासूम हो, इसलिए जानती नहीं हो, वो सब तुम्हारे अपने नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुझे डर ये बात जब तुमको समझ आए कहीं बहुत देर न हो जाए। इतना बोल रूथ गौरी को अपनी बाहों में भर कर सो जाता है। अगली सुबह गौरी उठकर देखती है वहाँ कोई नहीं था। गौरी उठकर तैयार होकर नीचे आती है, पूजा कर खाना बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में सभी नीचे आ जाते हैं। गौरी रुद्र को इग्नोर कर रही थी, जिसे रुद्र भी महसूस कर लेता है। गौरी का इग्नोर करना रुद्र के गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी था। रुद्र सभी को एक नज़र देखता है और बोला, मैं आज अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। रश्मि जी कब और कहाँ जा रहे हों? रुद्र, आज अभी निकलने वाला हूँ। इतना बोल नाश्ता खाने लगता है। रश्मि जी और कहाँ जा रहे हों? रुद्र, माँ आपको जानने की जरूरत नहीं है। इतना बोल एक नज़र गौरी को देखता है और अपने रूम आ जाता है। रश्मि जी परेशान होते हुए, पता नहीं अब क्या हुआ है, ये इतना गुस्से में क्यों है? रीतमा आप परेशान मत हो, काम की वजह से भाई परेशान होंगे। रश्मि जी हाँ में सर हिला देती है और कुछ नहीं बोलती है। यहाँ गौरी चुपचाप बैठी थी और कल की सारी बातों को याद कर दुखी हो रही थी। गौरी भी उठकर अपने रूम चली आती है। रीत, अब गौरी को क्या हुआ? रश्मि जी शायद रुद्र से मिलने गई हो। यहाँ गौरी अपने रूम आती है और देखती है रुद्र अपनी पैकिंग कर रहा था। गौरी, आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है और बोला, मीटिंग के जा रहा हूँ। गौरी, आप कल के लिए गुस्सा है। रुद्र, तुमको क्या लगता है मुझे होना चाहिए या नहीं? गौरी, पर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे बस एक बार पापा से मिलना है, उनसे बात करनी है। रुद्र, क्या बात करनी है, मुझे बताओ। गौरी को पता था अगर वो रुद्र को कुछ भी बताएगी तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और गुस्से में पता नहीं क्या कर दे, इसलिए गौरी बोली, मुझे आपको नहीं बताना है, ये मेरे और पापा के बीच की बात है। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने पास करते हुए बोला, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझसे छुपा सको, इसलिए अगली बार ऐसी बात सोच समझ कर बोला। रुद्र को गुस्से में देख गौरी नज़ारे नीचे कर लेती है। रुद्र, तुम मुझे नीचे इग्नोर कर रही थी। गौरी नज़ारे ऊपर कर जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है, वो मुझे लगा आप मुझसे गुस्सा है, बस इसलिए मुझे आपसे डर लग रहा था। रुद्र गौरी को देखते हुए, तुमको मुझे डर लगता है? गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र, एटीट्यूड से लगना भी चाहिए। इतना बोल गौरी को छोड़ देता है, जिससे गौरी बेड में गिर जाती है। रुद्र अपना काम करते हुए, तुम अपने पापा से मिल सकती हो। रुद्र की बातों को सुन गौरी खुश हो जाती है। रुद्र गौरी को खुश देख आगे बोला, पर जब मैं मीटिंग से वापस आ जाऊंगा तो मैं खुद तुमको उनके पास ले चलूंगा, पर तब तक तुमको मेरी कुछ बातें माननी होगी। गौरी, पर आप कुछ दिनों बाद आएंगे और मुझे अभी मिलना है। रुद्र गौरी को तिरछी नज़रों से देखते हुए, तुमको मिलना है या नहीं? गौरी रुद्र की नज़रों को देखते हुए, मिलना है, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन वेट कर सकती हूँ, आप अपनी बात बोलिए। रुद्र, तुम अपनी पढ़ाई में फोकस करोगी और जब तक मैं आ नहीं जाता कोई भी बेकार की हरकत नहीं करोगी जिससे मुझे गुस्सा आए। गौरी खुश होकर हाँ में सिर हिला देती है। गौरी को इतना खुश देख रुद्र को अच्छा नहीं लगता है। रुद्र गौरी को देखते हुए, कितने दिनों बाद तुमको खुश देख रहा हूँ, वो भी इस खुशी की वजह कोई और है। रुद्र गौरी के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए
मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। क्या इस बात का दुख नहीं है तुमको? इतना बोल गौरी के जवाब का इंतजार करने लगा। गौरी, आप काम की वजह से जा रहे थे तो इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? वैसे भी काम जरूरी होता है। पापा बोलते हैं हर इंसान को अपने काम को सबसे पहले रखना चाहिए, फिर बाकी सब। गौरी की बातों को सुन रूथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रूथ गौरी को छोड़ते हुए, तुम ठीक बोल रही हो, अब मैं चलता हूँ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रूथ अपना बैग लेकर वहां से नीचे जाने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने लाए गिफ्ट पर जाती है जो उसने कल गौरी के लिए लाया था। रूथ बैग रख गिफ्ट के पास जाता है और उसे उठाकर गौरी की तरफ बढ़ देता है और बोला, ये तुम्हारे लिए। गौरी, ये क्या है? रूथ, लो और खोलकर देख लो। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और बैग को लेकर उससे एक डाबे को निकलती है और उसे खोलती है। उसमें एक मोबाइल था। गौरी मोबाइल को देखते हुए बोली, ये तो मोबाइल है रूथ, तुम्हारे लिए है। गौरी मोबाइल को रूथ को देते हुए बोली, ये तो बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। गौरी की बातों को सुन रूथ गुस्से में, ये मैंने तुम्हारे लिए लाया था और तुमको दे भी दिया, अब इसे अपने पास रखना है या तुम्हें फेंकना है, ये तुम्हारा डिसीजन है। इतना बोल रुद्र अपना बैग ले वहां से चला जाता है। गौरी रुद्र को जाते हुए देखती रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसने क्या गलत बोल दिया है। गौरी फोन को रख रुद्र के पीछे पीछे जाती है। रुद्र बिना किसी से कुछ भी बोले वहां से निकाल जाता है। गौरी और बाकी सब रुद्र को जाते हुए देख रहे थे। रीत, पता नहीं आज भाई का गुस्सा किसके ऊपर घुटने वाला है, भगवान उसकी रक्षा करे। इतना बोल रीत गौरी को देख, चलो कॉलेज चलना है। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और अपने रूम आकर अपना सामान लेती है। तभी उसकी नज़र मोबाइल पर जाती है जिसे गौरी हाथ में उठा लेती है और प्यार से देखने लगती है। गौरी के चेहरे पर मुस्कान थी। गौरी मोबाइल को देखते हुए एक बार प्यार से देते हुए बोली, ये मेरा मोबाइल है। इतना बोल मोबाइल को अपने बैग में डाल लेती है और नीचे आ जाती है। अब रीत भी तैयार होकर आ जाती है और दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। जैसे ही गौरी कॉलेज पहुंचती है सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। सबकी नज़र अपने ऊपर देख गौरी को बहुत ही अजीब लगता है। रीत भी कब से यही नोटिस कर रही थी कि सब गौरी को देख हंस रहे थे या फिर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहां तनु दौड़ते हुए गौरी और रीत के पास आती है और हड़बड़ाते हुए बोली, गौरी गौरी। तनु को ऐसे देख रीत आराम से बोलो, हम यही है। तनु खुद को नॉर्मल कर अपना फ़ोन निकाल कुछ फ़ोटो गौरी और रीत को दिखाती है और बोली, पता नहीं किसी ने कॉलेज की वेबसाइट में जाकर गौरी की ये फ़ोटो वायरल कर दी है। ये सब देख और सुन गौरी घबरा जाती है। वही रीत गुस्से से, ये सब किसने किया है? चैप्टर 64। तनु परेशान होते हुए बोली, नहीं पता यार, ये फ़ोटो किसी ने कॉलेज की वेबसाइट साइड में डाल दी है और अब हर जगह गौरी और उसके साथ खड़े लड़के की बात हो रही है। तनु की बातों को सुन गौरी इधर उधर देखती है। सभी की नज़रें उसे गड़ रही थी। रीत सभी को घूर कर देख तेज आवाज में बोली, क्या देख रहे हो? कभी लंकी नहीं देखी क्या? इतना बोल रीत गौरी का हाथ पकड़कर क्लासरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही गौरी, रीत और तनु अंदर जाने लगती है तभी क्लास की सियार गौरी के सामने खड़ी हो जाती है और उसका रास्ता रोकते हुए बोली, गौरी तुम अंदर नहीं जा सकती हो। सियार की बातों को सुन रीत उसे घूरते हुए बोली, तुम होती कौन हो गौरी को रोकने वाली? लंकी अपने बैच को दिखाते हुए घमंड से बोली, मैं इस क्लास की सियार हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं क्लास में होने वाली गंदगी को क्लास से दूर रखूं और मैं वही कर रही हूँ। इसलिए तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अभी न्यू हो इसलिए छोड़ रही हो। सियार की बातों को सुन रीत टेढ़ा मुस्कुराते हुए, रियाली तुम मुझे बता रही हो कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम रीत सिंह राठौर के सामने खड़ी हो जाओ और तुम मुझे वार्निंग दे रही हो। रीत की बातों को सुन सियार गुस्से में अपनी मुट्ठी को बांध लेती है और बोली, तुम बहुत बोल रही हो। रीत शुक्र मनाओ, अभी तो मैं सिर्फ बोला है, वरना। तभी पीछे से आवाज आई, वरना क्या? उस आवाज को सुन सभी उधार देखने लगते हैं। वो राजवीर था। राजवीर आकर रीत के सामने खड़ा हो जाता है और बोला, क्या गलत बोल रही है वो? गौरी एक नज़र राजवीर को देखती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। राजवीर गौरी को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। राजवीर गौरी के पास जाता है। राजवीर को अपने पास आता देख गौरी रीत के पीछे छुप जाती है। गौरी को पीछे छुपता देख राजवीर बोला, करते समय शर्म नहीं आई और अब छुप रही हो?
राजवीर की बातों को सुन गौरी के आंखों से आंसू निकाल जाते हैं और वो नज़ारे उठाकर राजवीर को देखती है और फिर अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। गौरी की चुप्पी को देख राजवीर का गुस्सा बढ़ जाता है और वह अपनी मुट्ठी को बांधते हुए बोला, क्या मैं कुछ गलत बोला क्या? वही रीत का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। रीत बिना कुछ सोचे एक मुक्का राजवीर के मुंह पर मार देती है। वहां खड़े सभी शॉक हो जाते हैं। रीत राजवीर को देखते हुए, शक्ल अच्छी नहीं है पर बातें तो अच्छी कर ही सकते हो। राजवीर गुस्से में अपना नाम उठा लेता है और जैसे रीत पर उठने वाला होता है कि वहां प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और अपनी तेज आवाज में बोले, क्या हो रहा है यहाँ? तभी क्लॉस की सीआर सर के पास दौड़कर जाती है और सारी बात सर को बता देती है। प्रिंसिपल सर गौरी को देखते हुए बोले, गौरी तुम्हारे माता पिता आए हैं, तुम मेरे साथ चलो। प्रिंसिपल की बातों को सुन गौरी डर जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। प्रिंसिपल सर वहां से कॉलेज के हॉल पर आते हैं। गौरी, रीत, तनु और बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। गौरी देखती है कि वहां महेंद्र जी, सरिता और सोनिया थे। सरिता जी रो रही थी। गौरी दौड़कर महेंद्र जी के पास आती है और उनका हाथ पकड़ लेती है और बोली, पापा मैंने कुछ नहीं किया है। गौरी रोते हुए बोल रही थी। महेंद्र जी गौरी को एक नज़र देखे बिना ही गौरी से अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर से झटक देते हैं, जिससे गौरी वही सीधा जमीन पर गिर जाती है। रीत और तनु दौड़कर गौरी के पास जाती है और उसे पकड़ते हुए बोली, गौरी तुम ठीक हो ना? तुमको चोट तो नहीं गली? महेंद्र जी गुस्से से गौरी को देखते हैं और फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। गौरी आंखों में आंसुओं के लिए महेंद्र जी को देखती है। प्रिंसिपल सर बोले, मिस्टर राजपूत, अब हम गौरी को यहाँ नहीं रख सकते हैं। आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, या फिर आप ये बताएं कि गौरी के साथ ये जो लड़का है वो कौन है, और अब आपकी बात के आधार पर गौरी को यहाँ पढ़ने दिया जाएगा। महेंद्र जी, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है और ये वहाँ क्या कर रही है। वैसे भी अब ये हमारे साथ नहीं रहती है, इसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अगली बार आप मुझे यहाँ इस लड़की से जुड़े मुद्दे पर मत बुलाएगा। मैं आपसे क्लियर कर दे रहा हूँ कि मेरा और इस लड़की का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आपको जो भी कराना है आप कर सकते हैं। महेंद्र जी की बातों को सुन अब सभी शौक थे। तनु ये सब सुन वहां से चली जाती है और जाकर रुद्र को कॉल करती है। रुद्र पहले नहीं उठ रहा था पर कई बार कॉल आने पर उठते हुए बोला, क्या हुआ तनु? तनु रुद्र को पूरी बात बताती है और उसे कॉलेज आने को बोलती है। रुद्र सारी बात सुनने के बाद अपनी गाड़ी रिटर्न कर लेता है और स्पीड से कॉलेज की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ गौरी खड़ी होती है और महेंद्र जी के पास जाते हुए रो रही थी। खुद को शांत कर बोली, पापा मैं आपको सारी बात बता सकती हूँ, बस आप मेरी बात को सुनिए। इससे पहले गौरी कुछ बोलती कि सरिता जी एक जोरदार तमाचा गौरी के गाल पर मरती हैं, जिससे गौरी एक तरफ झुक जाती हैं। सरिता जी, इसी दिन को दिखाने के लिए घर से भागी थी तुम, इसलिए तुमको घर से नहीं निकलने दे रही थी, पर तब तो तुमको पढ़ना था। पढ़ने के अलावा तुम सब कर रही हो। एक बार अपनी बहन सोनिया को देखती, वो इस कॉलेज में पूरे 4 साल रही, पर मजाल है कभी कोई शिकायत या कोई भी बात घर तक आई हो, पर तुमने तो हमारी नाक ही कटा दी, हमें मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रखा। जैसी माँ वैसी बेटी। ये सब सुन गौरी रो रही थी और ना में सिर हिला रही थी। वो बोलना चाहती थी कि ऐसा नहीं है, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकाल रही थी। गौरी 2 कदम आगे बढ़कर सरिता जी पास जाती है और जैसे उनका हाथ पकड़कर कुछ बोलने लगती है कि सरिता जी उसका हाथ झिटक देती हैं और बोली, दूर रहो, मुझे छूना नहीं। गौरी जैसे गिराने वाली होती है कि रीत उसे पकड़ लेती है। ये सब देख रीत से अब देखा नहीं गया। रीत गुस्से में बस बहुत हुआ और सभी को घूरते हुए बोली, आप लोग जानते नहीं है, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रीत की बातों को सुन सोनिया मुस्कुरा देती है और बोली, तुम होती कौन हो हमें ये सब बोलने वाली? तुमको इस सब में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीत सोनिया को घूरते हुए, पहली बात तुमको बताना जरूरी नहीं समझती कि मैं हूँ कौन, और दूसरी बात मेरा यकीन मानो, अभी जो यहाँ जितना ज़्यादा बोल रहा है वो उतना ज़्यादा पछतातेगा। तुम लोग जानते नहीं हो तुम सब ने किससे पंगा लिया है। रीत की बातें सरिता जी को खोखली धमकी लगती हैं। सरिता जी रीत को घूरते हुए, तुम अभी छोटी हो, इन सब से दूर रहो, और ये हमारे घर का मामला है, तुम दूर रहो। रीत आगे कुछ बोलती, गौरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। रीत अब कुछ नहीं बोलती है। गौरी बोली, माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मेरा यकीन मानिए। सरिता जी, अच्छा तो ठीक है,
हम तुम्हारी सब बात मना लेंगे, बस तुम एक बात बताओ, इतने दिनों से तुम किसके घर में रह रही थी? सरिता जी की बातों को सुन गौरी चुप हो जाती है और अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। गौरी को ऐसे देख महेंद्र जी का गुस्सा बढ़ जाता है और वो गौरी के समाने खड़े हो जाते हैं और बोले, माँ ने कुछ पूछा है? जवाब दो, किसके साथ रह रही थी? तभी सोनिया बीच में बोली, पापा गौरी की एक दोस्त है, गौरी उसके साथ रह रही होगी। आप लोग ये सब बेकार में पूछ रहे हैं। सोनिया गौरी का हाथ पकड़कर बोलो, गौरी मैं सही बोल रही हूँ ना, तुम तनु के साथ रह रही हो ना? सोनिया की बातों को सुन गौरी चुप खड़ी थी। अब वहाँ खड़े सही लोग गौरी को ही देख रहे थे। वही सोनिया और सरिता जी एक दूसरे को देख मुस्कुरा देती हैं। उनका प्लान बिल्कुल सही दिशा में था। अब गौरी आगे कुछ बोले और उनका दूसरा प्लान शुरू। महेंद्र जी तेज आवाज में, तुम अपने दोस्त तनु के घर में थी? गौरी डर जाती है और ना में सिर हिला देती है। गौरी की ना देख सोनिया जी और सरिता जी मुस्कुरा देती है। वही गौरी अपने कांपते होंठ से बोली, पापा मैं आपको साफ बता सकती हूँ, आप मुझ पर भरोसा करिए। तभी महेंद्र जी एक जोरदार तमाचा गौरी के गाल पर मार देते हैं, जिससे गौरी गिराने वाली होती है पर खुद को संभाल लेती है और महेंद्र जी को देखने लगती है। महेंद्र की नज़रों में अपने लिए नफरत देख गौरी टूट जाती है और अब वो कुछ भी नहीं बोलती है। महेंद्र जी बोले, तुम इतना गिर जाओगी मुझे उम्मीद नहीं थी। आज से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ और अब से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मेरी एक ही बेटी है और वो सोनिया है। महेंद्र जी की बातों को सुन गौरी अब कुछ भी नहीं बोलती है। तभी एक जोरदार कड़क आवाज आती है। गौरी को किसी की जरूरत ही नहीं है। उस आवाज को सुन सभी उधर ही देखने लगते हैं। वहाँ रुद्र खड़ा था, जिसके चेहरे में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रुद्र बड़े कदमों से गौरी के पास आता है। सभी रुद्र को देख शॉक में थे। सोनिया, रुद्र यहाँ क्या कर रहा है? वही रुद्र सभी को एक नज़र देता है। सबकी नज़ारें नीचे हो जाती हैं। रुद्र महेंद्र जी के समाने खड़ा हो जाता है और एक नज़र प्रिंसिपल सर को देखता है, जो अपनी नज़ारें नीचे कर लेते हैं। वही रुद्र को देख राजवीर गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, रुद्र। रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है, जो नज़ारे नीचे किए हुए खड़ी थी। उसके होठों के कोने से खून निकल रहा था, आंसू लगातार बह रहे थे, रोने से आंखें फूल गई थी। रीत रुद्र के पास आती है और रुद्र का हाथ पकड़े हुए बोली, भाई इन लोगों ने गौरी को मारा है और उसे बहुत कुछ बोला भी है। रीत की बातों को सुन रुद्र सही को गुस्से भरी नजरों से देखता है। रुद्र के ऐसे देखने से सभी अपनी नज़ारें नीचे कर लेते हैं। रुद्र अब गौरी को देखता है और उसके होठों को अपने अंगूठे से छूकर बोला, तुम ठीक हो? रुद्र की बातों को सुन गौरी अपने आप को रोक नहीं पाती है और रुद्र के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। रुद्र गौरी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। ये सब देख सभी शौक थे। रुद्र सिंह राठौर ने एक लड़की को अपने सीने से लगाया और वो कोई और नहीं गौरी है। राजवीर को ये सब समझ ही नहीं आया कि रुद्र और गौरी एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वही सोनिया ये सब देख शौक थी। महेंद्र जी और सरिता जी के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्र गौरी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, सोना मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम रोना बंद करो। रुद्र की बातों को सुन गौरी और कसकर रुद्र को पकड़ लेती है और उसकी जैकेट पर अपना मुंह छिपा लेती है। चैप्टर 65। गौरी रोते हुए रुद्र की जैकेट में अपना मुंह छुपा लेती है। गौरी को इतना डरा देख रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और रुद्र गौरी के चेहरे को बाहर करता है। गौरी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। रुद्र गौरी के चेहरे को गौर से देखता है। गौरी के होठ के किनारे से खून निकाल रहा था, उसके गाल पर उंगलियों के निशान थे। ये सब देख रुद्र का गुस्से की सारी हदें पार हो गई थी। रुद्र की आंखें सर्द हो गई। वो सभी को घूरते हुए बोला, गौरी पर किसने हाथ उठाया? रुद्र की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। हर जगह सन्नाटा छा गया। हर किसी को पता था कि रुद्र का गुस्सा कितना खतरनाक है। सभी शांत थे। तभी राजवीर रुद्र के सामने आते हुए बोला, तुम होते कौन हो इन सब के बीच में बोलने वाले? ये फैमिली मैटर है। राजवीर की आवाज़ सुन रुद्र गुस्से से राजवीर को देखते हुए बोला, तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने बात कर सके, इसलिए अपनी औकात में रह। भूल गया कि मेरी वजह से तू आज यहाँ खड़ा है। तेरी माँ और बाप ने हाथ पैर जोड़कर रिक्वेस्ट की तभी तू यहाँ है, इसलिए तू तो बोल ही मत। रुद्र की बातों को सुन राजवीर अपनी मुट्ठी बांध लेता है और अब कुछ भी नहीं बोलता है। रुद्र रीत को देखता है और बोला, गौरी पर किसने हाथ उठाया? रीत सभी को एक नज़र देखती है और वहाँ सारी बात रुद्र को बताती है।
और कैसे सरिता जी और महेंद्र जी ने गौरी को मारा वो सब भी बताती हैं। रीत की कही बातों को सुन रुद्र गुस्से में अपनी काली गहरी आंखों से अपने समाने खड़े महेंद्र और सरिता को देखता है। रुद्र के ऐसे देखने से सरिता जी बहुत डर जाती है। इस वक्त रुद्र की आंखें बहुत डरवानी लग रही थीं। रुद्र अपने सर्द आवाज में बोला, सोच समझाकर तुम लोगों को रुद्र सिंह राठौर से दुश्मनी करनी चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई गौरी पर हाथ उठने की। रुद्र की बातों को सुन सरिता जी कांप जाती है, पर खुद को नॉर्मल कर बोली, बेटा इसने हमारी इज्जत को तार ताड़ कर दिया। इसने घर छोड़ पता नहीं किसके साथ रह रही और हमें बता भी नहीं रही है। ये हमारी बेटी है, हम इसे समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम इसके माता पिता हैं, इतना तो हक है हमारा। इस पार सरिता जी की बातों को सुन रुद्र तेज आवाज में बोला, कोई हक नहीं है आपका, और ये हक उस वक्त से चला गया जब आप लोगों ने गौरी को घर से निकाला था, और अब गौरी पर किसी का कोई हक नहीं है। रुद्र की बातें सभी को अजीब लग रही थीं। रुद्र का गौरी के लिए इतना पोजेसिव होना, ये सब देख सोनिया घूरकर रुद्र को देखती है। रुद्र की बातों को सुन महेंद्र जी गुस्से में बोले, तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले। गौरी मेरी बेटी है, मैं उसे मरूं या डांटूं मेरी मर्जी। तुम हमारे बीच में बोलने वाले होती कौन हो, और तुम मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। महेंद्र जी की बातों को सुन रुद्र के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। रुद्र महेंद्र जी को घूरते हुए अपनी तेज आवाज में बोला, आप भी मेरी बीवी को मरना तो दूर उसे छू भी नहीं सकते हैं, वरना अगली बार आपके हाथ आपके शरीर से अलग हो जाएंगे। रुद्र की बातों को सुन सभी शौक हो जाते हैं। सोनिया रुद्र के पास आते हुए बोली, क्या कहा तुमने, तुम्हारी बीवी कौन है। ऐसा नहीं है ना, मैंने कुछ गलत सुन लिया है। रुद्र सोनिया को घूरते हुए, तुमने सही सुना है, गौरी मेरी बीवी है। गौरी रुद्र सिंह राठौर, इसलिए अगली बार मेरी बीवी पर हाथ उठने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना कयामत आ जाएगी। रुद्र की बातों को सुन सोनिया हंसते हुए, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, तुमने शादी कर ली, और कब। रुद्र सोनिया को देखकर, तुमको लगता है कि मुझे तुमको कुछ भी बताने में इंटरेस्ट है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। रुद्र की बातों को सुन सोनिया अब कुछ भी नहीं बोलती है और गुस्से से गौरी को देखने लगती है। महेंद्र जी, ये तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो, मैं ऐसे शादियों को नहीं मानता हूँ। रुद्र आपसे परमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और सभी को एक नज़र देखते हुए बोला, गौरी मेरी वही वाइफ है, इसलिए अब कोई भी गौरी को नजरें उठाकर देखेगा, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। इतना बोल रुद्र गौरी को वहां से ले जाने लगता है। तभी सरिता जी रुद्र को देखकर बोली, जिसे तुम अपनी बीवी बोल रहे हो, उसकी असलियत जान तुम भी उससे नफरत करने लगोगे। सरिता जी की बातों को सुन रुद्र रुक जाता है और बोला, कैसी असलियत। सरिता जी अपने मोबाइल को आगे करते हुए रुद्र को फोटो दिखाने लगती हैं। रुद्र गौरी से फोटो देख रहा था। रुद्र को फोटो देखते देख गौरी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो रुद्र को देख रही थी और उसे डर था कि बाकी सब की तरह रुद्र भी कहीं उससे नफरत न करने लगे, इसलिए वो रुद्र को देख रही थी। रुद्र फोटो देख बोला, इसमें इतना बेकार क्या है सरिता जी, ये बेशर्म लड़की गैर मर्द के साथ है और तुम ये सब देख नॉर्मल हो। सरिता जी की बातों को सुन रुद्र बस बहुत हुआ, ये कोई गैर मर्द नहीं है, ये मैं हूँ, और ये फोटो तब की है जब हम ट्रिप में गए थे, लास्ट दिन था हमारा ट्रिप में। रुद्र की बातों को सुन अब कोई कुछ भी नहीं बोलता है। गौरी को खुद याद नहीं था कि ये फोटो कब की है, पर रुद्र की बातों को सुन उसे सब याद आ जाता है। रुद्र सरिता जी को देखते हुए बोला, गौरी मेरी बीवी है और मुझे मेरी बीवी पर पूरा विश्वास है, इसलिए ये बेकार की बातों को मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात, मेरी बीवी से दूर रहो, तुम सबके लिए यही अच्छा होगा। रुद्र एक नज़र प्रिंसिपल को देखता है और बोला, अगली बार गौरी के रिलेटिव कुछ भी हो आप मुझसे बात करेंगे, समझे आप। रुद्र की बातों को सुन प्रिंसिपल हाँ में सिर हिला देते हैं। रुद्र गौरी को गोद में उठा लेता है और वहां से चल देता है। तनु और रीत भी रुद्र के पीछे चले जाते हैं। रुद्र की कही बातों को याद कर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गौरी रुद्र के सीने पर अपना सर रख देती है। अपनी आंखें बंद करके रुद्र गौरी को ले जाकर कर में बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। रुद्र पोटेशन ऑन कर देता है और गौरी को अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके गाल को ध्यान से देखने लगता है। गाल में उंगलियों के निशान थे, होठों के खून निकाल रहा था, जिसे देख रुद्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। रुद्र को गुस्से में देख गौरी बोली, क्या हुआ, आपको गुस्सा आ रहा है। रुद्र गौरी की बातों को सुन खुद को नॉर्मल कर बोला,
ऐसा नहीं, बस उनकी हिम्मत कैसे हुई तुमको मरने की गौरी, वो मेरे माँ पापा, वो मुझे मार और डांट भी सकते हैं, इसके लिए मैं उन पर गुस्सा नहीं हो सकती हूँ। गौरी की बातों को सुन रूथ गुस्से में, मुझे ये बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज मेरे सामने उनकी बातें न करो तो अच्छा होगा। रूथ को गुस्से में देख गौरी चुप हो जाती है। गौरी को पता था अभी कुछ भी बोलना बेकार है, इसलिए वो शांत हो जाती है। गौरी एक नज़र रूद्र को देखती है और उसके सीने पर सर रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर बोली, वहां आने के लिए आपका थैंक यू। गौरी की बातों को सुन रूद्र अब कुछ भी नहीं बोलता है और गौरी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। इस वक्त गौरी बहुत दुखी थी, बस वो ये सब दिखाना नहीं चाहती थी, पर रूद्र के आने से गौरी को अच्छा लगाता है। आज जैसे रूद्र ने गौरी के लिए स्टैंड लिया, वो सब याद कर गौरी खुश थी, कहीं ना कहीं उसका दर्द भी कम हो गया था। रूद्र गौरी को घर लाता है और उसे रूम में ले जाता है। गौरी रूद्र की बाहों में सुकून से सो गई थी। रूद्र भी गौरी को बिना उठाए ले जाता है। यहाँ सोनिया गुस्से में सामान को यहाँ से वहाँ उठकर पटक रही थी। सरिता जी सोनिया को शांत करने की कोशिश करती हैं। सोनिया, उस गौरी की हिम्मत कैसे हुई मेरे रूद्र को मुझसे छीनने की? वो नौकरानी आज रानी बन गई, ऐसा कैसे हो गए, हमें कुछ पता कैसे नहीं चला? यही सब सोच सोचकर पागल हो रही थी। वही महेंद्र जी अपने रूम में बैठे गौरी और रूद्र का याद करते हैं। वो भले ही गौरी से नफरत करते थे, पर कहीं ना कहीं वो गौरी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे। उनको यकीन था कि गौरी कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएगी। यही सब सोचते हुए अपने कमरे में बैठे थे। वही सरिता जी को समझा नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेगी, सोनिया को संभाले या उस अंकित को जिसने उनका जीना हम किया है। यही सब सोचते हुए परेशान हो रही थी। रूद्र रीत को गौरी के पास रहने बोल नीचे आता है तो देखता है कि पार्थ दौड़ते हुए आ और रुद्र के पास जाते हुए बोला, गौरी कैसी है? क्या हुआ था कॉलेज में? पार्थ को परेशान देख रुद्र उसे नॉर्मल करता है और बोला, गौरी ठीक है, चलो कुछ इम्पोर्टेंट काम है। पार्थ बस एक नज़र गौरी को देख लूं फिर बाकी के काम। रुद्र हाँ में सर हिला देता है। पार्थ दौड़ते हुए ऊपर जाता है और देखता है गौरी बेड में लेटी है। उसके गाल पर उंगलियों के निशान थे। ये सब देख पार्थ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पार्थ गौरी के पास जाकर उसके गाल को प्यार से छूता है और बोला, बच्चा सॉरी भाई के पास नहीं आ पाए, पर यकीन मानो जिसकी वजह से ये सब हुआ है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सब बोल पार्थ अपनी मुट्ठी बांध लेता है और वहां से निकाल जाता है। पार्थ की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रीत पहली बार पार्थ को इतने गुस्से में देख रही थी। पार्थ बाहर आता है और रुद्र के पास जाते हुए बोला, शाम को मिलते हैं, अपने अड्डे पर टाइम से आ जाना। इतना बोल पार्थ वहां से चला जाता है। रुद्र अब कुछ नहीं बोलता है और इस तरह शाम हो जाती है। रुद्र घर से निकल चुका था। गौरी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने समाने रीत को देखती है जो वहीं बैठे बैठे सो गई थी। गौरी रीत को अच्छे से लेटा देती है और उठकर इधर उधर देखने लगती है। गौरी रुद्र को ढूंढ रही थी पर उसे रुद्र कहीं भी नहीं दिखता है। गौरी उदास हो जाती है। गौरी को भूख लग रही थी, इसलिए गौरी बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करती है और नीचे आती है। हॉल में कोई नहीं था। गौरी किचन में जाकर अपने लिए कुछ खाने को बनाती है। खाना बनाते हुए गौरी को रुद्र के दिया मोबाइल का ख्याल आता है। गौरी जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने रूम जाती है और अपने बैग से मोबाइल निकाल देखने लगती है। गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। गौरी को मोबाइल का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, इसलिए गौरी रीत के पास जाती है। रीत को गहरी नींद में देख गौरी का मन नहीं किया उसे उठाने का, पर उसे रुद्र का ख्याल आते ही बोली, इसमें कुछ गलत नहीं, वैसे भी अभी के लिए ये जरूरी है। इतना बोल अपनी तेज आवाज में बोली, रीत। रीत के कान के पास गौरी के चिल्लाने से रीत डर जाती है। चैप्टर 66। रीत डर कर उठ जाती है और हड़बड़ाते हुए बोली, क्या हुआ? क्या हुआ? रीत को डर देख गौरी बोली, कुछ नहीं हुआ, वो मुझे तुमसे कुछ काम था इसलिए उठाया। गौरी की बातों को सुन रीत घूर कर गौरी को देखती है और अपने सीने में हाथ रखे हुए बोली, तुम्हारी वजह से मुझे अटैक आ सकता था। ऐसा कोई करता है क्या? तुम्हारी शादी हो गई है, भाई जैसे हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का मिल गया है। मेरा देखो, मैं अभी भी सिंगल हूँ और जैसे मेरे लक्षण हैं, मुझे लगता भी नहीं कि कोई मुझे मिलने वाला है, पर मैं शादी करना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है। क्या तुम चाहती हो कि मेरा सपना अधूरा रह जाए? गौरी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगी और तुम्हारी शादी कराऊंगी। गौरी की बातों को सुन रीत हल्का मुस्कुराते हुए बोली,
गौरी तुम मेरा सपना पूरा करना चाहती हो? गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रीत तो उसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा और तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर और जिंदा रह पाती। रीत की बातों को सुन गौरी अपना सर नीचे कर उसे सॉरी बोलती है। गौरी को ऐसे देख रीत अच्छा ठीक है कोई बात नहीं चलो बताओ अब क्या काम है। रीत की बातों को सुन गौरी मुस्कुराते हुए रीत के सामने अपना फोन रख देती है। नया फोन देख रीत बोली ये किसने दिया है? गौरी शर्माते हुए बोली रूत जी ने। रीतो तो इसमें मेरा क्या काम है? गौरी वो घर में नहीं है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है और इनसे पूछना है कि वो कब तक में आएंगे। रीत तो पूछ लो अब तो तुम्हारे पास फोन भी है। गौरी पर मुझे शर्म आती है, मैं उनसे कैसे बात करूंगी? क्या तुम कॉल कर उनसे पूछ सकती हो कि वो कब तक में आएंगे? रीत पर मैं क्यों तुम कॉल करोगी भाई को ज्यादा अच्छा लगेगा कॉल न सही मैसेज कर दो। गौरी अभी फोन में अच्छे से नहीं चला पाती हूँ, इसलिए मैसेज कहाँ से कैसे करना है नहीं बनता है, पर कॉल करते आता है मुझे पर मुझे कॉल करने में अजीब लग रहा है। प्लीज तुम अपने फोन से कॉल कर पूछो कि वो कब तक में आएंगे। गौरी के बहुत बोलने पर रीत हाँ बोल देती है। रीत कॉल कर स्पीकर में करती है। गौरी भी गौर से सुन रही थी। रिंग जा रही थी, तभी कॉल रिसीव होता है। उधार से आवाज आई हाँ रीत बोलो क्या हुआ? रीत भाई आप कहाँ हो और कब तक में आ रहे हो? रीत की बातों को सुन रूत क्यों तुमको कुछ काम है तो बता दो। रीत नहीं काम नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी बताए ना। तभी रुद्र को चूड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिससे रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रुद्र बोला मैं मीटिंग के लिए आया हूँ, कल रात तक आ जाऊंगा। और कुछ रीत गौरी को देखती है। गौरी उदास हो जाती है और अब कुछ भी नहीं बोलती है। गौरी को शांत देख रीत और कुछ नहीं भाई रुद्र अच्छा ठीक है। और एक बात गौरी उठ गई रीत हाँ भाई रुद्र कहाँ है? रुद्र की बातों को सुन गौरी रीत को नीचे के लिए बोलती है। रीत वो गौरी नीचे गई है। रीत की बातों को सुन रुद्र मुस्कुराते हुए बोला गौरी को खाना खिला देना और उससे बोलना कल मैं आ जाऊंगा, परेशान नहीं होगी। रुद्र की बातों को सुन गौरी मुंह बना लेती है। रुद्र आगे बोला और कल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है घर में आराम करना। रीत ओके भाई जल्दी आएगा। रुद्र ओके इतना बोल कॉल कट कर देता है। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान देख पार्थ बोला क्या हुआ किसका कॉल था? रुद्र मुस्कुराते हुए तुम्हारी बहन का पूछ रही थी, उनको हमारी याद आ रही थी। ये सब बोल रुद्र खुश ही रहा था। पार्थ भी अब कुछ नहीं बोलता है। यहाँ गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रीत गौरी को देखते हुए बोली हो गई बात अब अच्छा लग रहा है। गौरी ऐसा कुछ नहीं है बस उनकी फिक्र थी कि इतनी रात में कहाँ है। रीतो ऐसा है इतना बोल गौरी को छेड़ने लगती हैं। यहाँ रुद्र अपनी कर को एक घर के समाने रोकता है जो दिखाने में बहुत पुराना था पर एक हवेली से कम नहीं था। रुद्र एक राजा की तरह अंदर जाता है। इधर उधर गार्ड थे जो रुद्र को देख अपना सर झुका लेते हैं। रुद्र के साथ पार्थ भी अंदर जाता है और समाने देखता है। दो लड़के जमीन पर पड़े थे और दर्द से कराह रहे थे, उनके शरीर से खून निकाल रहा था। उनके हाथ पैर और आंखों में पट्टी थी। रुद्र और पार्थ उन दोनों को देख मुस्कुरा देता है और समाने किंग साइज रखी कुर्सी में बैठ जाता है। रुद्र की काली आंखें इस वक्त बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। रुद्र अपनी सर्द आवाज में बोला इनकी आंखें खोलो, ये भी तो यमराज से मिले जिन्होंने बेवक्त अपनी मौत को मांगा है, इसलिए इनकी इच्छा पूरी करनी होगी। वो क्या है ना? रुद्र सिंह राठौर दो चीजें कभी नहीं भूलता है, एक अहेशान और दुश्मनी। और उन लड़कों की आंखों को देखते हुए बोला पहली बार एहसास कोई मुझ पे कर नहीं सकता है, और रही बात दुश्मनी की उसे मुझसे करने से पहले भगवान भी सोचते होंगे। और तुम दोनों को शक्ल देख लगता है कि तुम दोनों उनके भी लायक नहीं हो। रुद्र की बातों को सुन दोनों डर जाते हैं और तड़पते हुए रुद्र का पैर पकड़ लेते हैं और बोले सर हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, ये सब करने की हमें पैसे मिले थे। उन लड़कों की बातों को सुन पार्थ बोला किसने दिए थे पैसे? पार्थ की आवाज में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख दोनों लड़के डर जाते हैं और अपनी कांपती आवाज में बोला वो लड़की सोनिया है, उसने हमें फोटो दी थी और पैसे भी, और कॉलेज की वेबसाइट में डालने को बोला था। पैसे बहुत ज्यादा थे इसलिए हमें लालच आ गया और उसने जैसा जैसे बोला हमने वही किया। इतना बोल दोनों अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। वही ये सब सुन के बाद रुद्र गुस्से में लाल हो जाता है और अपनी मुट्ठी को बांधते हुए बोला उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी वाइफ के साथ ऐसा किया। कुछ दिन अच्छे से बात क्या कर ली, वो भूल गई कि रुद्र सिंह राठौर क्या है। उसकी 7 पुस्तों को खरीद लूं,
इतना बोल रुद्र चेयर से खड़ा हो जाता है और उन लड़कों के एक एक हाथ में अपने पैरों को रख देता है, जिससे उनकी आह निकल जाती है। दोनों के हाथों को अपने पैरों से मसल रहा था और बोला, इन्हीं हाथों की उंगली से तुम दोनों फोटो अपलोड की है। इतना बोल अपनी लाल आंखों से दोनों को देता है। दोनों दर्द से तड़प रहे थे और उसकी आंखों को देख उनकी हालात और खराब हो जाती है। उन दोनों की हालात को देख रुद्र जोर जोर से हंसने लगता है और एकाएक हंसी को रोक लेता है और बोला, डर लग रहा है? जब लगती कर रहे थे तब डर नहीं लगा तो अब भी डर नहीं लगना चाहिए। तुम लोगों ने गलती की जिसकी वजह से मेरी बीबी को तकलीफ हुई, उसके आंखों से बहे हर आंसू का हिसाब होगा। इतना बोल दोनों के हाथों को छोड़ देता है और गार्ड्स को देखते हुए, इनको इतना दर्द दो कि इनकी रूह भी कांप जाए। ये मरने की भीख मांगे पर इनको मौत नसीब ना हो। रुद्र की बातों को सुन दोनों लड़के रुद्र के पैर को पकड़ लेते हैं और बोले, हमें मार दो, पर अब हम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रुद्र उनको एक लात मारता है जिससे दोनों उससे थोड़ा दूर गिर जाते हैं। रुद्र, तुम्हारी वजह से आज मेरी बीबी को जितना दर्द मिला है उसका 100 गुना तुमको मिलेगा। इतना बोल रुद्र वहां से बाहर आ जाता है। वो दोनों चिल्लाते रहते हैं कि हमें छोड़ दो, पर उनकी आवाज़ उसी घर के अंदर गूंजती रह जाती है। पार्थ भी रुद्र के पीछे आ जाता है और उसे देखते हुए बोला, अब आगे क्या करना है? रुद्र, वही जो इनके साथ किया है, उनके साथ हिस्से से बुरा करना है। इतना बोल शैतानी स्माइल करने लगता है। रुद्र की हंसी को देखते हुए पार्थ भी मुस्कुरा देता है और दोनों कार में बैठकर वहां से निकाल जाते हैं। वीर और पार्थ वहां से मीटिंग के लिए निकाल जाते हैं। यहाँ गौरी उदास होकर बैठी थी। रीत गौरी का हाथ पकड़कर बोली, गौरी चलो ना, भूख लगी है। गौरी, मेरा मन नहीं है। रीत, पर मेरे लिए तो चलो ना, बस थोड़ा सा खा लेना, अभी तुमको दवाई भी खाना है। गौरी, पर मुझे सच में भूख नहीं है। रीत, प्लीज यार। रीत के बहुत बोलने पर गौरी नीचे चली जाती है। गौरी इधर उधर देखते हुए बोली, माँ कहाँ है? रीत, माँ अपनी फ्रेंड के घर गई है और आज वही रुकेंगी। गौरी अब कुछ नहीं बोलती है। रीत खाना लगती है और एक निवाला खुद खाती है और दूसरा टुकड़ा गौरी की तरफ बढ़ा देती है। गौरी ना में सिर हिला देती है। रीत प्यार से बोलती है। गौरी अब कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप खा लेती है। इस तरह दोनों खाना खाकर रूम आ जाती है। वही गौरी फोन को देखते हुए बैठी थी कि कहीं रुद्र उसे कॉल करे, इसलिए वो बार बार फोन को देखती है। इस तरह वेट करते हुए गौरी को नींद आ जाती है और रीत भी सो जाती है। यहाँ रुद्र और पार्थ कुछ प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे। इस तरह पूरी रात काम करते रहते हैं। सुबह के 6 बजे गौरी की आंख खुलती है तो देखती है रीत अपने हाथ पैर गौरी पर लादे लेटी हुई थी। गौरी रीत को खुद से हटा देती है और रीत को घूरते हुए बोली, दोनों भाई बहन एक जैसे ही सोते हैं, दूसरों के ऊपर लदकर, ऐसे तो सिर्फ शैतान सोते हैं। इतना बोल गौरी उठ जाती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। वही रीत अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और इधर उधर देखती है, गौरी वहां नहीं थी। रीत उठकर नीचे जाने लगती है, तभी फिसल जाती है और धड़ाम से गिर जाती है जमीन पर। रीत के मुंह से जोर की आवाज निकल जाती है जो नीचे तक जाती है, जिसे सुन गौरी दौड़ते हुए ऊपर आती है और देखती है कि रीत जमीन पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। गौरी रीत के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन से उठती है और उसे बेड पर बैठा देती है। गौरी रीत को देखते हुए, तुम गिर कैसे गई? रीत मुंह बनाते हुए, पता नहीं यार, मैं बेड से उठ नीचे ही आ रही थी, तभी मेरा पैर फिसल गया। इतना बोल रीत जमीन को देखने लगती है। वही गौरी की भी नज़ारे नीचे जाती है। हर जगह पानी की बूंदें थी जिसे देख गौरी घबरा जाती है। वही रीत फर्श में पानी की बूंदे को देखते हुए बोली, ये पानी कहाँ से आया? इतना बोल रीत गौरी के बालों को देखती है जो अभी भी गीले थे, पर पानी अब नहीं गिर रहा था। रीत गौरी को घूरते हुए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रीत आगे कुछ बोलती उससे पहले गौरी अपने कान पकड़ लेती है और बोली, सॉरी सॉरी, ये सब मैंने जानकर नहीं किया है, अनजाने में हो गया है। गौरी को देख रीत अब कुछ नहीं बोलती है, हल्का सा मुस्कुराते, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो। हाय, मेरी कमर बहुत दर्द हो रहा है। गौरी, चलो मैं बम लगा देती हूँ। रीत हाँ में सर हिला देती है। गौरी रीत को उसके कमरे में ले जाती है और उसे वहां छोड़ नीचे नाश्ता बनाने आ जाती है। चैप्टर 67। गौरी नाश्ता बनाकर परोसती है, तभी रीत भी वहां आ जाती है और दोनों बैठकर नाश्ता करती हैं। नाश्ता करने के बाद रीत, चलो कुछ करते हैं यार, आज तो बोर हो जाएंगे।
कॉलेज भी नहीं जा सकते, भाई ने मना किया। गौरी हाँ तुम ठीक बोल रही हो। रीत खुश होकर चलो मूवी देखते हैं। गौरी हाँ वैसे भी मैंने मूवी कब से नहीं देखी है। अब दोनों मूवी देखने की तैयारी करती हैं। गौरी बार बार घड़ी को देख रही थी। वो उसकी नज़ारे गेट पर थी। रीत गौरी को ऐसे गेट को देखते नोटिस कर लेती है और बोली, क्या हुआ, तुम गेट को क्यों देख रही हो? रीत की बातों को सुन गौरी इधर उधर देखते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी नज़र चली गई थी, चलो मूवी देखते हैं। इतना बोल दोनों वही सोफे में बैठ जाती है। इस तरह रात हो जाती है और अब दोनों सो गई थी। गौरी की नींद खुली, वो घड़ी देखती है, रात के 8 बज गए थे। गौरी जल्दी से उठकर नीचे आती है और इधर उधर देखती है, कोई नहीं था। गौरी जाकर कहाँ बनाती है। वो थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आ रही थी, देखने की रुद्रा गया होगा, पर रुद्रा अभी भी नहीं आया था। गौरी खाना बनाकर सोफे में बैठकर रुद्र का वेट कर रही थी। गौरी की नजरें गेट पर टिकी थी। तभी आंखों को मिचते हुए रीत नीचे आती है और गौरी को सोफे में अकेले बैठी देखकर बोली, क्या हुआ गौरी, तुम अकेले क्यों बैठी हो? रीत की आवाज़ सुन गौरी रीत को देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, मैं माँ और उनका वेट कर रही थी, रात हो गई है। रीत गौरी को देते हुए बोली, माँ आज भी नहीं आएंगी, पर भाई आएंगे। रीत की बातों को सुन गौरी कुछ नहीं बोलती है। खाने की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी, जिसकी महक से रीत खाने की तरफ खींची चली गई। रीत जाकर डाइनिंग टेबल में देखती है तो राजमा की सब्जी, चावल, रोटी और खीर बनी हुई थी, जिसे देख रीत के मुंह में पानी आ जाता है। रीत गौरी को देखकर, क्या मैं थोड़ा सा खा लूं? रीत बहुत ही प्यारा चेहरा बना लेती है। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और बोली, चलो मैं तुमको निकल देती हूँ। रीत खुश होकर बैठ जाती है और गौरी को देखने लगती है। गौरी रीत को खाना देती है और उसके बगल में बैठ जाती है और रीत को देखते हुए बोली, चलो खाकर बताऊं कैसा बना है। गौरी की बातों को सुन रीत हाँ में सिर हिला देती है और पहला निवाला खाती है और बोली, वाह मजा आ गया, अगर तुम लड़का होती तो तुमसे शादी कर लेती। रीत की बातों को सुन गौरी खिलखिलाकर हंसने लगती है। गौरी को हंसता देख रीत मुस्कुरा देती है और बोली, बस ऐसे ही मुस्कुराया करो, मुस्कुराते हुए तुम बहुत प्यारी लगती हो। रीत ये सब सीरियस होकर बोल रही थी। रीत की बातों को सुन गौरी हाँ में सिर हिला देती है। इस तरह बातें करते हुए रीत खाना खाती है और बोली, मैं अपने रूम जाती हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है। वैसे तुम भाई का वेट कर रही तो अच्छी बात है, पर कॉल कर उनसे पूछ सकती हो कि वो कहाँ है, क्योंकि वो तुम्हारे AGOG हैं, हक है तुम्हारा। इतना बोल रीत वहाँ से अपने रूम चली जाती है। गौरी एक नज़र गेट की तरफ देखती है, फिर अपने मोबाइल को देखने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कॉल करे या नहीं। यही सोचते हुए गौरी मोबाइल को देख रही थी। अब काफ़ी देर हो गई थी। गौरी वेट करते करते थक चुकी थी, पर रुद्र भी नहीं आया था। गौरी मोबाइल को लेती है और रुद्र के नंबर को निकलकर डायल कर देती है। जैसे जैसे बीत जा रही थी, गौरी की धड़कनें तेज हो रही थी। तभी आवाज़ आई, नेटवर्क से बाहर है। अब गौरी दोबारा कॉल नहीं करती है, वही सोफे में बैठी रहती है। गेट को देखते देखते उसकी आंख लग जाती, पर रुद्र अभी भी नहीं आया था। सुबह सुबह की रोशनी और चहल पहल से गौरी की नींद खुल जाती है। गौरी देखती है उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला था। ये देख गौरी खुश हो जाती है और दौड़कर ऊपर जाती है और अपने कमरे में रुद्र को देखने लगती है। कमरे में कोई भी नहीं था। अपने कमरे में किसी को न देख गौरी उदास हो जाती है। गौरी वहां से उठकर बाथरूम चली जाती है और तैयार होकर नीचे आती है और पूजा कर नाश्ता बने चली है। गौरी का मन कुछ ठीक नहीं था, उसे अजीब सा लग रहा था। रीत गौरी के पास धीरे धीरे आती है और उसे पीछे से पकड़कर बोली, गुड मॉर्निंग गौरी। रीत को देख गौरी मुस्कुरा देती है। तभी वहां रश्मि जी आ जाती है और बोली, क्या बन रहा है? रश्मि जी को देख गौरी और रीत दौड़कर उनके पास जाती है और बोली, माँ आप आ गई। दोनों को अपने पास आता देख रश्मि जी दोनों को प्यार से गले लगा लेती हैं और बोली, सॉरी बच्चा, आपको बिना बताए चली गई थी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। रश्मि जी बातों को सुन गौरी, माँ मुझे आपकी बहुत याद आई। गौरी की प्यारी प्यारी बातों को सुन रश्मि जी मुस्कुराते हुए, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। इतना बोल गौरी का माथा चूम लेती है। इस तरह तीनों बात करने लगती है। तभी रुद्र अंदर आता है। रुद्र को देख सभी शौक हो जाते हैं। गौरी की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। रीत शौक होते हुए बोली, रूही। रूही का नाम सुन रश्मि जी पीछे मुड़कर देखती है। रुद्र की गोद में रूही थी।
उसे देख लग रहा था कि वो बेहोश है। रुद्र रूही को लेकर अंदर आता है और उसे सीधा अंदर ले जाता है और गेस्ट रूम में ले जाकर लेटा देता है। रुद्र के पीछे पीछे रीत और रश्मि जी भी चली जाती हैं। वही गौरी अभी भी चुपचाप अपनी जगह में खड़ी थी। रुद्र की गोदले किसी लंकी को देख गौरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके दिल में दर्द की एक हल्की सी लहर दौड़ जाती है, जिसे महसूस कर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी धीरे धीरे कदमों से रुद्र के पीछे पीछे जाती है और कमरे के गेट के पास खड़े रुद्र को देखती है, जो रूही को ब्लैंकेट अच्छे से उड़ा रहा था। रश्मि जी, क्या हुआ इसे? रुद्र माँ, मैं घर आ रहा था तभी इसके डॉक्टर कॉल आया और उन्होंने बताया कि रूही की तबीयत बहुत खराब है। रूही को देखभाल की जरूरत है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। वो रूही के घर में अभी कोई नहीं है। रुद्र की बातों को रश्मि जी, तुमने ठीक किया। वही रूही को देख रीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रीत अपनी मुट्ठी बांध लेती है और बोली, भाई आपने सभी नहीं किया है। आपको पता है ना इसने आपके साथ क्या किया था, फिर भी आप इसे यहाँ ले आए। रीत की बातों को सुन रुद्र, मैंने रूही से अपनी सारी बातें क्लियर कर ली है, इसलिए अब कुछ भी बेकार की बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। उन सब में रूही की कोई गलती नहीं थी, गलती हम दोनों की थी। इसलिए मैं और रूही पुरानी बातें भूल चुके हैं, इसलिए अब तुम भी वो सब भूलकर रूही को एक्सेप्ट कर लो। रुद्र की बातों को सुन रीत अब कुछ भी नहीं बोलती है और बिना कुछ भी बोले पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। रीत को जाते हुए रुद्र गेट की तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र गौरी पर जाती है, जो शांत खड़ी थी और रुद्र को देख रही थी। रुद्र गौरी को देख कुछ भी नहीं बोलता है। वही गौरी रीत को जाते हुए देख उसके पीछे चली जाती है। गौरी को जाते देख रुद्र गौरी के पास जाने लगता है। तभी रूही को होश आ जाता है। रूही रुद्र को देख धीरे से बोली। रुद्र रूही की आवाज़ सुन रुद्र रूही को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? रूही धीरे धीरे उठते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ गौरी रीत के पास जाती है, जो गुस्से से अपने बेड में बैठी थी। गौरी रीत के पास जाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रीत तुम ठीक हो ना? गौरी की आवाज़ सुन रीत आंखों में आंसुओं के लिए गौरी को देखते हुए बोली, मैं ये सब भाई के लिए बोल रही थी, पर तुमने देखा ना, उन्होंने मुझे डांट दिया। गौरी रीत के समाने बैठ जाती है और उसके आंसू को पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है, तुम भले ही सही बोल रही थी, पर वो वक्त उन बातों के लिए नहीं था। रूही बीमार है और उसकी हालत भी बहुत खराब दिख रही थी। डॉक्टर ने उसे आराम कराने को बोला है और तुम उसके समाने ऐसी बातें कर रही थी, इसलिए उन्होंने तुमको वो बातें करने से मना किया है। गौरी की बातों को सुन रीत गौरी को देखते हुए बोली, तुमको पता है ना रूही कौन है? रूही भाई का पहला प्यार है। तुमको पता है ना, पहले प्यार को भूलना मुश्किल होता है और जब वो आंखों के सामने आ जाए तो और भी मुश्किल होता है। फिर भी तुम ये सब बोल रही हो। रीत की बातों को सुन गौरी को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो रीत के आगे खुद को नॉर्मल करती है। बोली, ये सब बीत चुका है और पुरानी बातों को करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम ऐसे उदास मत हो ना प्लीज। गौरी की बातों को सुन रीत, तुम उस रूही को जानती नहीं हो। वो बहुत चालाक और घमंडी है। उसने भाई से प्यार इसलिए किया था क्योंकि उनके पास पैसा था, पर जब भाई परेशानी में थे तो वो उनको छोड़कर भाग गई और अब जब इतनी मुश्किलों से ठीक हुआ है तो वो वापस आ गई। मैं बता रही हूँ गौरी, मेरा यकीन मानो, ये रूही सही लड़की नहीं है। रीत की बातों को सुन गौरी रीत के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, वो जैसी भी है मुझे उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्यारी सी रीत है जो हमेशा मुझे उससे बचा लेगी। जो भी हुआ वो पहले हुआ था, अब वो बातें करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो जब तक यहाँ है तुम उससे नॉर्मल बिहेव करोगी प्लीज मेरे लिए। गौरी बहुत प्यार से बोल रही थी, जिसे देख रीत माना नहीं कर पाती और हमें सर हिला देती है। गौरी चलो अब मुस्कुरा दो, इतना बोल रीत को गुदगुदा देती है। रीत भी हंसने लगती है। रीत की हंसी की आवाज बाहर तक आ रही थी, जिसे रुद्र और रश्मि जी भी सुन लेते हैं। रश्मि जी, गौरी बहुत समझदार है। रश्मि जी की बातों को सुन रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इतना बोल रुद्र अपने कमरे में चला जाता है। रुद्र फ्रेश होकर बाहर आता है और कमरे को देखता है। कमरे में हल्की हल्की गुलाब की खुशबू आती थी, जो मन को सुकून देती है। रुद्र वही बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेटे हुए उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर में गौरी रूम में आती है और रुद्र को देख मुस्कुरा देती है। गौरी 2 दिन से रुद्र के बात करने और उसे देखने के लिए इंतजार कर रही थी। वो रुद्र को बताना चाहती थी
कि अब वो इस रिश्ते को पूरे दिल निभाना चाहती है और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। पर रुद्र की बाहों में रूही को देख गौरी उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रुद्र से कुछ बोलने की कहीं ना कहीं रीत की बातें उसके दिल में घर कर गई थी, जिसे गौरी चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। चैप्टर 68। वो समझने के लिए रीत को भले वो सब बोल देती हैं, पर उसका मन बेचैन हो रहा था। उसे डर था कि कभी सच में रुद्र को फिर से रूही से प्यार हो गया तो वो क्या करेगी। अब तो उसके पास वापस लौटने का कोई ठिकाना भी नहीं है। ये सब सोचते हुए गौरी की रूह भी कांप जाती है और डर से उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। सोते हुए रुद्र को देख पता नहीं गौरी क्या क्या सोच लेती है। गौरी बाथरूम जाकर कपड़े चेंज करती है और वहां से रीत के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। रीत अब शांत थी, पर उसे इस बात से अभी दिक्कत थी कि रूही उसके घर में है। वही गौरी भी उदास थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। गौरी और रीत कॉलेज आ जाते हैं। गौरी क्लास को देख वही बाहर खड़ी हो जाती है। उस दिन का याद कर गौरी एक पल के लिए डर जाती है और डर से रीत का हाथ पकड़ लेती है। गौरी को अपना हाथ पकड़ते देख रीत अपने होश में आती है और गौरी को देखती है और समझ जाती है गौरी ऐसा क्यों करती है। रीत गौरी का हाथ कसकर पकड़ लेती है और बोली, चलो मेरे साथ, इतना बोल गौरी को अंदर ले जाती है। सभी गौरी को देख खड़े हो जाते हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। सभी को अपनी जगह में खड़ा देख गौरी को अजीब लगता है, इसलिए वो खुद को रीत के पीछे छुपा लेती है। तनु वही बैठी उनका वेट कर रही थी। गौरी और रीत को देख चिल्लाते हुए बोली, गौरी यहाँ आओ। तनु की आवाज़ सुन रीत और गौरी तनु के पास जाकर बैठ जाती है। गौरी के बैठते ही सभी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। रीत सभी को एक नज़र देखती है और बोली, इन सबको क्या हुआ है। तनु, पता नहीं यार। तभी कॉलेज की सियार गौरी के पास आती है और अपने घुटने के बल बैठ जाती है। ये सब देख गौरी को अजीब लगता है। सियार अपनी गर्दन को झुका लेती है और बोली, गौरी उस दिन के लिए सॉरी, मुझे तुमको वो सब नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सियार गौरी से माफ़ी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उसको ऐसे देख गौरी बोली, हाँ ठीक है, तुम अभी उठ जाओ। गौरी की बातों को सुन सियार उठ जाती है और माफ़ करने के थैंक यू बोल वहाँ से चली जाती है। सियार को ऐसे झुककर सॉरी बोलने पर रीत और तनु खुश हो जाती हैं। ये सब देख गौरी को अजीब लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया को सब इतना शांत हो गए और आगे से आकर उससे सॉरी बोल रहे हैं। यही सब सोचते हुए गौरी बैठी थी, तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। गौरी अपने ही ख्यालों में थी। वही तनु और रीत आपस में बात कर रही थी। तभी टीचर की कड़क आवाज़ आई, साइलेंट स्टूडेंट। टीचर की आवाज़ सुन सभी समाने देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। वही तनु की आंखें बड़ी हो जाती है, वो शौक में थी। वही रीत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। गौरी अभी भी गुमसुम बैठी थी। तभी एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा गौरी के माथे में हल्का सा लगता है, जिससे गौरी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए समाने देखती है। समाने देख गौरी की आंखें बड़ी हो जाती है और गौरी खड़े होते हुए बोली, भाई आप। समाने पार्थ खड़ा था, जो गौरी को देख मुस्करा देता है और बोला, भाई नहीं सर, मैं आज से आप सभी को पढ़ाऊंगा। पार्थ की बातों को सुन सभी लड़कियां खुश हो जाती है। वही ये सब सुन तनु की खुशी का ठिकाना नहीं था। पार्थ गौरी को देखकर बैठ जाओ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और अपनी सीट में बैठ जाती है। पार्थ अब सभी को पढ़ने लगता है। पार्थ इस कॉलेज का सेकंड टॉपर था, इसलिए उसे यहाँ पढ़ने के लिए आसानी से रख लिया गया था। पर पार्थ की यहाँ पढ़ने की कोई और ही वजह से थी। इस तरह क्लास खत्म होती है। अब सभी बच्चे चले जाते हैं। पार्थ वही रुक जाता है। गौरी से मिलने के लिए गौरी, रीत और तनु पार्थ के पास आते हैं। तभी क्लास की सियार पार्थ के पास आती है और बोली, सर आपने जैसा कहा था मैंने कर दिया, प्लीज़ अब आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। उस लड़की की बातों को सुन पार्थ, हाँ ठीक है, तुम अभी जाओ यहाँ से। लड़की एक नज़र पार्थ को देखती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब गौरी, तनु और रीत भी सुन लेते हैं। गौरी पार्थ को देखकर, ये सब आपने किया। पार्थ गौरी के गालों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, मुझे माफ़ करना, उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं था। मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए तो मैं ये सब होने ही नहीं देता। पार्थ की बातों को सुन गौरी उसके सीने से लग जाती है और बच्चों की तरह रोने लगती है। पहली बार किसी ने ये सब बोला था गौरी से, वरना गौरी को लगता था कि अब उसके पास कोई नहीं है जिसके पास जाकर वो अपने मन की बात बता सके। गौरी बिलक बिलक कर रो रही थी।
गौरी को रोता देख पार्थ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पार्थ गौरी को रोने देता है और उसे अपने सीने से कसकर लगा लेता है। ये सब देख रीत और तनु की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में गौरी थक जाती है। पार्थ गौरी को गोद में उठा लेता है। गौरी अपने चेहरे को पार्थ के सीने में छुपा लेती है। पार्थ गौरी को अपने कैबिन लेकर जाता है। पीछे पीछे रीत और तनु भी जाती है। वही ये सब राजवीर देखता है और वो भी धीरे धीरे कदमों से उनके पीछे चला जाता है। पार्थ गौरी को अपने केबिन लाता है और सोफे में बैठ जाता है और गौरी को अपनी गोद में बैठा लेता है और बोला, बच्चा अब शांत हो जाओ। अब तुमको डरने की जरूरत नहीं, आज से मैं यहीं आपके साथ रहूंगा और मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो देखना मैं सबसे आपको बचा लूंगा। अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। पार्थ की बातों को सुन गौरी को अच्छा लगता है और वो खुद को शांत करने लगती है। गौरी सुसुक रही थी। सुसुकते हुए बोली, भाई मुझे आपकी बहुत याद आई। इतना बोल फिर पार्थ के गले लग जाती है। पार्थ मुस्कुराते हुए, सॉरी बच्चा, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। पार्थ की बातों को सुन गौरी पार्थ को देखते हुए, क्या लाए हैं? पार्थ, पहले गोद से उठो फिर देता हूँ। गौरी हमें सिर हिला देती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। वही दूर बैठा कोई ये सब देख गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। घूरते हुए गौरी को देख रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। राजवीर गेट के पास खड़ा गौरी और पार्थ की बातों को सुन रहा था। जब सब उसे नॉर्मल लगता है तो वो वहां से चला जाता है। राजवीर गुस्से से कॉलेज के पीछे साइड जाता है। वहां कुछ पुराना सामान पड़ा था जिनको इधर उधर फेंककर अपने गुस्से को उतर रहा था। तभी वहां निया आ जाती है और राजवीर को रोकते हुए बोली, राजवीर क्या हुआ, तुम पागल हो गया? ऐसे सामान को इधर से उधर क्यों फेंक रहे हो? तुमको चोट लग सकती है। राजवीर गुस्से से, तुमको पता है क्या हुआ है? निया, क्या हुआ है पहले बताओ, तभी तो पता चलेगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई, यहाँ ऐसा क्या भूचाल आ गया? निया की बातों को सुन राजवीर टेढ़ा मुस्कुरा देता है और निया की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे याद है, तुमने एक बार बताया था कि तुमको रुद्र पसंद है और तुम जब भी शादी करोगी उस रुद्र से करोगी। राजवीर की बातों को सुन निया अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। राजवीर, मैं तुमको एक राय दूं। निया राजवीर की देखते हुए, कैसी राय? राजवीर, तुम उसे भूल जाओ, अब वो तुमको कभी नहीं मिल सकता है। राजवीर की बातों को सुन निया थोड़े गुस्से में, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमको गौरी पसंद है, पर मैं आज तक कभी तुमसे ये सब नहीं बोला, पर तुम मुझसे ये सब बोल रहे हो। कैसे दोस्त हो तुम? निया की बातों को सुन राजवीर शैतानों की तरह हंसने लगता है और बोला, गौरी गौरी बड़ी ही प्यारी है, पर अब वो मेरी कभी नहीं हो सकती है, इसलिए तुमको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। राजवीर की बातों को सुन निया गुस्से से, क्या बोल रहे हो तुम, थोड़ा साफ साफ बोलोगे? राजवीर निया की बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है और बोला, सुनो, रुद्र ने शादी कर ली है और जिससे की है वो लंकी गौरी है। राजवीर की बातों को सुन निया शौक हो जाती है और राजवीर को देखते हुए बोली, क्या बेकार की बातें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रुद्र को लड़कियों से नफरत है, उसने मुझे यही बोलकर रिजेक्ट किया था, फिर वो शादी कैसे कर सकता है? ये सुन राजवीर हंसते हुए, उसे तुम्हारी जैसी लड़कियों से नफरत है, गौरी से नहीं। गौरी बहुत प्यारी, मासूम और बच्ची की तरह है, जिससे दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है। उसकी आंखें झील की तरह गहरी है, वो बहुत ही सुंदर है, जिसे देख सब देखते ही रह जाए। ये सब बोल राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही रुद्र और गौरी के शादी के बारे में सोच उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। ये सब सुन निया को यकीन नहीं होता, इसलिए वो सब पता करने के लिए वहां से चली जाती है। निया को भागते देख राजवीर समझ जाता है कि निया अभी कहाँ जा रही है, इसलिए वो उसे नहीं रोकता है। यहाँ पार्थ गौरी के सामने मोतीचूर के लड्डू रख देता है, जिसे देख गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गौरी डब्बे को देखते हुए बोली, ये सब मेरे लिए है। पार्थ मुस्कुराते हुए, हाँ ये पूरा डब्बा तुम्हारे लिए है। गौरी डब्बे को लेकर उससे जल्दी जल्दी लड्डू खाने लगती हैं। रीत और तनु गौरी को देखते हैं, उनको यकीन ही नहीं हुआ कि यही लंकी अभी बच्चों की तरह रो रही थी और लड्डू देख सब भूल गई। गौरी लड्डू खाते ही दौड़कर पार्थ के गले लग जाती है और बोली, थैंक यू भाई, आप मेरे फेवरेट हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गौरी की बातों को सुन पार्थ मुस्कुरा देता है और बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता है। यहाँ एक कमरे में बैठा इंसान ये सब सुन जल रहा था, उसकी आंखों में जलन दिख रही थी।
इस सब से दूर गौरी तो अपने लड्डू को लेकर पार्थ के कैबिन में उधर से उधर घूमकर बचा रही थी। रीत और तनु से गौरी को खुश देख पार्थ भी खुश हो जाता है। पर मेरे यहाँ आपने की दूसरी एक वजह तुम भी हो, इतना बोल अपनी सोच में डूब जाता है। पार्थ के शब्दों में अजीब सी बेचैनी थी। इस तरह थोड़ी देर पार्थ के साथ रहने के बाद गौरी, रीत और तनु अपनी क्लास चली जाती है। वही पार्थ भी अपने कामों में लग जाता है। गौरी बहुत खुश थी और अब वो बेफिक्र होकर कॉलेज में घूम रही थी। क्लास के बाद तीनों कंट्रेन जाती है। तनु के चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। तनु को स्माइल करते देख रीत उसे छोड़ते हुए बोली, क्या हुआ तनु, आज तो तुम बहुत खुश दिख रही हो। तनु शर्माते हुए, हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि वो आ गए हैं इसलिए। हाय, अब मैं उनको जब चाहे तब देख सकती हूँ। और अब तो मैं रोज कॉलेज आऊंगी, सिर्फ अपने ड्रीम बॉय को देखने के लिए। तनु की बातों को सुन रीत और गौरी मुस्कुरा देती हैं। चैप्टर 69। कॉलेज के बाद तीनों घर के लिए निकल जाती है। गौरी आज खुश थी। गौरी को खुश देख रीत को भी अच्छा लग रहा था। दोनों घर आती हैं तो देखती है रश्मि जी और रूही साथ में बैठकर बातें कर रही थी। वही रुद्र सोफे में बैठ लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। गौरी अंदर आते हुए अपने बैग से लाडू निकल रश्मि जी को देते हुए बोली, माँ आपके लिए मैं कुछ लाई हूँ। गौरी की आवाज़ सुन रश्मि जी मुस्कुराते हुए, क्या लाए हो, मुझे भी दो। गौरी लड्डू का डब्बा आगे कर देती है। रश्मि जी, लड्डू को देख, ये खरीदा तुमने? गौरी, नहीं, मुझे पार्थ भाई ने दिया है। रश्मि जी, अच्छा, इतना बोल एक लड्डू उठा लेती है। गौरी रूही को भी देती है। रूही, नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं खा सकती हूँ। रूही की बातों को सुन गौरी, कोई बात नहीं, इतना बोल एक नज़र रुद्र को देखती है जो अपने काम को करने में बिजी था। गौरी रुद्र की तरफ डब्बे को बढ़ा देती है और बोली, आप लेंगे? गौरी की आवाज़ सुन रुद्र नजरें उठाकर गौरी को देखता है जो उसी को देख रही थी। गौरी की बड़ी बड़ी आंखें रुद्र को बहुत पसंद थी। वो रुद्र की तरफ बहुत ही प्यार से देख रही थी। रुद्र एक लड्डू उठा लेता है। गौरी, मैं ऊपर जाती ही चेंज करके आती हूँ। रश्मि जी, हाँ ठीक है। गौरी अपने कमरे चली जाती है और कपड़े चेंज कर नीचे आती है और अब किचन की तरफ चली जाती है। रीत भी गौरी के साथ चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद गौरी और रीत खाने को टेबल में लगा देती हैं। गौरी रश्मि जी को देखते हुए बोली, माँ खाना बन गया है, आप लोग आ जाए। गौरी की बातों को सुन रश्मि जी और रूही डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं। वही रुद्र अभी भी काम को कर रहा था। गौरी एक नज़र रुद्र को देखती है और धीरे धीरे कदमों से रुद्र के पास आती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है और बोली, खाना खा लीजिए। रुद्र, तुम चलो, मैं आता हूँ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और आकर रीत के पास बैठ जाती है। रूही गौरी को ध्यान से देखती है और बोली, जब रुद्र ने बताया था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे लगा रुद्र मजाक में बोल रहा है, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए, पर अब तुम उसकी वाइफ हो। अब मुझे यकीन हुआ कि रुद्र सही बोल रहा था। वैसे तुम बहुत प्यारी हो। रूही की बातों को सुन गौरी हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, आप भी बहुत अच्छी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वही ये सब सुन रीत इरिटेट हो रही थी। उसे रूही बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, इसलिए उसकी कहा हर बात से रीत को गुस्सा आ रहा था। अब रुद्र भी खाना खाने आ जाता है। गौरी के चेहरे पर मुस्कान देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं और अपने अपने रूम चले जाते हैं। यहाँ गौरी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। रुद्र तैयार होकर कहीं जा रहा था। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? गौरी की बातों को सुन रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है और बोला, जरूरी काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। गौरी अब कुछ नहीं बोलती है। वही रुद्र कमरे से निकल नीचे आता है। तभी पीछे से रूही बोली, रुद्र कहाँ जा रहे हो? हमें प्रोजेक्ट पर काम करना था आज से। रूही की बातों को सुन रुद्र रुक जाता है और रूही को देखते हुए बोला, तुम फाइल निकालो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रूही ओके इतना बोल अपने रूम आ जाती है। रुद्र घर से निकल जाता है और सुनसान जगह पर अपनी कार रोकता है और सामान्य देखता है। वहाँ पार्थ खड़ा था। रुद्र को देख पार्थ मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और बोला, क्या यार, मुझे पहले बुलाकर खुद ही लेट कर दिया। आई एम अ प्रोफेसर, मुझे पढ़ना पड़ता है पढ़ने के लिए, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी बता किस लिए तुमने मुझे बुलाया है? पार्थ की बातों को सुन रुद्र उसे घूरते हुए, मैंने तुझे गौरी की सेफ्टी के लिए कॉलेज भेजा है, हंसी मजाक कर उसके साथ खेलने के लिए नहीं समझा तू, इसलिए दूर रह, उससे बीवी है मेरी वो। रुद्र की बातों को सुन पार्थ गौर से रुद्र को देखते हुए, तू जल रहा है?
भाई बहन है वो मेरी, हमारा खून का रिश्ता है। मैं बस थोड़ा सा दुलार कर रहा था। रुद्र अपनी आवाज को सख्त करते हुए, कोई जरूरत नहीं है दुलार करने की, मैं हूँ अभी, और उसे जितना प्यार और दुलार चाहिए उसे मैं दूंगा। इसलिए अभी के लिए तुम उससे दूर रहो, जब हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। जिस दिन सब ठीक हो जाएगा तुमको जितना दुलार करना है तुम कर सकते हो, पर अभी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। रुद्र की बातों को सुन पार्थ उसे घूरने लगता है और बोला, तुम मुझे मेरी बहन से दूर रहने को बोल रहे हो? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? पार्थ को बातों को सुन रुद्र अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए बोला, बेरहम शब्द भी छोटा है मेरे लिए, इसलिए मेरी बातें याद रखना। मैं नहीं चाहता कि गौरी अभी मेरे अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचे, चाहे वो तुम खुद भी क्यों ना हो। इतना बोल थोड़ा आगे आकर खड़ा हो जाता है और सामने देखता है। वहां से पूरा शहर दिख रहा था, जो बहुत ही सुंदर नजारा था। रुद्र अपने जेब से सिगरेट निकाल पीने लगता है और बोला, उस राजवीर की क्या खबर है? पार्थ, मैंने पता किया है, उसके अच्छे बिहेव और तुम्हारे डैड मिस्टर राठौड़ की वजह से उसे दोबारा कॉलेज आने की परमिशन मिल गई है, और जहां तक मैंने देखा है वो पहले से शांत था। रुद्र, तुमको पता है ना वो कितना खतरनाक है, और अब तो उसे गौरी और रीत के बारे में सब पता चल गया है, इसलिए तुमको और भी केयरफुल रहना पड़ेगा। पार्थ, तुम ठीक बोल रहे हो, वैसे भी अभी मेरा पहल दिन था, उसके आधार पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वो तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। रीत तो सेफ है, पर गौरी को प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ दूसरी तरफ राजवीर ड्रिंक पी रहा था, वही निया भी बैठी थी। निया शांत बैठी, वही राजवीर गुस्से में, इस रुद्र की पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे, हर चीज़ को मुझसे छीन लेता है। पहले मेरे हक, मेरा नाम, मेरे डैड, और अब गौरी को भी। कहने को तो मेरा भाई है, पर सबसे बड़ा दुश्मन भी मेरा वही है। मैं हमेशा डैड की नज़रों में बेस्ट बनाना चाहता था, पर डैड को उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। क्यों हम दोनों में कंपटीशन हो तो हमेशा ही डैड चाहते हैं कि रुद्र जीते, क्योंकि उनका सगा बेटा रुद्र है और मैं उनका सौतेला बेटा हूँ, जिसे उन्होंने मजबूरी में अपनाया है। ये सब बोलते वक्त राजवीर की आंखें गुस्से से लग हो गई थी। यहाँ दूसरी तरफ पार्थ रुद्र को देखते हुए बोला, राजवीर तुम्हारा भाई है, इतनी नफरत क्यों? रुद्र, एक मौका दो, शायद सब ठीक हो जाए। पार्थ की बातों को सुन रुद्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, वो मेरा भाई नहीं है, वो सिर्फ मिस्टर राठौड़ का बेटा है, जिसके लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। ये सब बोलते वक्त रुद्र की आंखें गुस्से से लाल थी। रुद्र समाने की तरफ देखते हुए बोला, आज भी वो दिन याद है मुझे, हम सभी बड़े पापा का अंतिम संस्कार करके घर लौटे थे। पूरे घर में मातम छाया था। बड़े पापा की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी, और मिस्टर राठौड़ ने अपनी ही भाभी से दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ के होते हुए इतना कुछ करने के बाद उनके आंखों में रत्ती भर भी शर्म नहीं थी। ऊपर से मेरी माँ को ये सब एक्सेप्ट कर उसी घर में रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये सब करते हुए एक पल के लिए भी मेरा और रीत का ख्याल नहीं आया। उनकी वजह से हमें कितनी जिल्लत सहनी पड़ी। माँ और रीत ने शहर छोड़ दिया, आज इतने सालों बाद वो सब भूलकर वापस आई है। तो तुम क्या चाहते हो, इस राजवीर नाम का कांटा उनको फिर चुभाने दो? पार्थ, पर वो तुम्हारे बड़े पापा का बेटा है, फिर उससे इतनी नफरत क्यों? रुद्र एक लंबी सांस लेता है और बोला, मैंने कभी भी उससे नफरत नहीं की, ये तो उसकी गिरी हुई हरकतें थी जिसकी वजह से मुझे उससे नफरत हो गई। और रही बात सब भूलने की, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये सब बोल रुद्र सिगरेट को नीचे फेंक देता है और अपनी कार में बैठ वहां से घर के लिए निकाल जाता है। रुद्र को गुस्से में जाता देख पार्थ बोला, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं गौरी को नहीं आने दे सकता हूँ। वैसे भी उसने बचपन से बहुत कुछ झेला है, और अब नहीं, इन सब से मुझे ही गौरी को बचाना होगा। यहाँ दूसरी तरफ राजवीर बोला, इस रुद्र की वजह से मेरे पूरे 3 साल बर्बाद हुए। अगर उस दिन वो मेरे खिलाफ सबूत नहीं लाता तो मेरे इतने साल बर्बाद नहीं होते और मेरे डैड मुझे नाराज नहीं होते। इन सब का बदला मैं लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये देख निया को समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवीर को कैसे रोके। अगर इन सब के बारे में मिस्टर राठौड़ को पता चल गया तो वो राजवीर को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ रुद्र घर आता है और अपने रूम आता है तो देखता कि गौरी पढ़ाई कर रही थी। रुद्र अपने कपड़े चेंज कर आता है और बोला, गौरी। तभी गेट में खड़ी रूही बोली, रुद्र तुम आ गए। रूही की आवाज़ सुन रुद्र और गौरी गेट में देखते हैं। रूही फाइल लिए खड़ी थी। रूही को देख गौरी मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आ जाए। रूही अंदर आते हुए गौरी को देखते हुए बोली, सॉरी गौरी,
इतनी रात में डिस्टर्ब करने के लिए वो मुझे कुछ काम है रुद्र, अगर तुमको प्रॉब्लम न हो तो मैं यहीं बैठकर काम कर लूँ। रूही की बातों को सुन गौरी, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाए। वही गौरी की बातों को सुन रुद्र गुस्से में उसे घूरता है। रुद्र को लगा था कि गौरी रूही को यहाँ रुकने से मना कर देगी, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गौरी ने रूही को बैठकर काम करने के लिए बोल दिया। रूही रुद्र को देखकर बोली, रुद्र कुछ पॉइंट पर डाउट है, उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। रुद्र बिना कुछ बोले रूही के पास बैठ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। रुद्र को ऐसे रूही के पास बैठा देख गौरी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए गौरी अपनी कॉपी उठाकर जाने लगती है। गौरी को जाता देख रूही बोली, गौरी तुम कहाँ जा रही हो? गौरी, वो मुझे रीत से कुछ कम है, इसलिए इसके पास जा रही हूँ, आप लोग अपना काम करिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोल गौरी वहाँ से चली जाती। रुद्र गौरी को जाते हुए देखता रह जाता है। यहाँ गौरी रीत के पास आती है। रीत अपना मोबाइल चला रही थी। गौरी जाकर रीत के बगल में लेट जाती है। अचानक गौरी के आने से रीत घबरा जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। रीत को चीखते देख गौरी उसे घूरते हुए, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? रीत यार तुमने डरा दिया, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको तो अपने कमरे में होना चाहिए। रीत की बातों को सुन गौरी उदास होकर, वो रूही और रुद्र जी कमरे में बैठकर काम कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। ये सब सुन रीत गुस्से में बोली, तुम सच में पागल हो। चैप्टर 70। रीत की बातों को सुन गौरी बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? रीत बोली, पागल लंकी, तुम कैसे किसी और लंकी के साथ भाई को छोड़कर आ सकती हूँ? मैं मानती हूँ कि अब दोनों का रिलेशन पहले जैसा नहीं है, पर तुमको भी अपने रिलेशन को लेकर सीरियस होना होगा, और अभी तुम अपने कमरे में वापस जाओ। रीत की बातों को सुन गौरी, नहीं मैं अब नहीं जाऊंगी, दोनों बैठकर काम कर रहे हैं और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज आज के लिए तुम मुझे अपने पास लिटा लो। रीत, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी अपने रूम जाओ। गौरी रीत का हाथ पकड़ लेती है और बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, प्लीज आज के लिए। गौरी बहुत प्यार से बोल रही थी, इसलिए रीत उसे मना नहीं कर पाती है और बोली, सिर्फ आज रात के लिए। गौरी खुश होकर, हाँ ठीक है, इतना बोल जल्दी से रीत के बगल में लेट जाती है। ये सब देख रीत कुछ सोचते हुए बोली, अपना अधिकार छोड़ना सही नहीं है, ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बोल रीत गौरी को पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरी को भी रुद्र और रूही को अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उनको साथ में देखना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो रीत के पास आ जाती है। यहाँ रूही रुद्र को काम करते हुए करीब 1 बज गए। रुद्र टाइम को देख गेट की तरफ देखता है। गौरी अभी भी नहीं आई थी। रुद्र, आज के लिए इतना काफी है, बाकी का काम कल कर लेंगे। रूही, हाँ ठीक है, और अपना सामान उठाने लगती है। रुद्र एक नज़र रूही को देखता है और बोला, कल से जो भी काम करना है हम दिन में कर लेंगे, रात में यहाँ आने की जरूरत नहीं है। रुद्र की बातों को सुन रूही को अच्छा नहीं लगता है, पर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ ठीक है, वैसे 15 दिन की बात है, उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। रुद्र, हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारे जाने की व्यवस्था कर दी है, इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही तुम जा सकती हो। रूही हाँ में सिर हिला देती है और वहां से चली जाती है। यहाँ रुद्र अपने रूम में इधर से उधर घूम रहा था और गौरी के आने का वेट कर रहा था। गौरी अभी भी नहीं आई थी। रुद्र चिढ़ते हुए, ये अभी तक अब क्यों नहीं रही है? अब तो काफी रात हो गई है। यही सब सोचते हुए बेड में लेट जाता है और आगे बोला, मुझे क्या ना आए, मैं जा रहा हूँ सोने। यही बोल अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद रुद्र अपनी आंखें खोल बैठ जाता है और बोला, ये लंकी मुझे पागल करके मानेगी। इतना बोल उठकर रूम से बाहर चला जाता है और सीधा रीत के कमरे के बाहर रुकता और घर गेट को देख रहा था। रुद्र गेट को धीरे से नॉक करता है, पर कोई आवाज नहीं आती है और ना कोई गेट खोलता है। रुद्र लगता है सो गई। अब क्या करूं, जाओ कि एक बार और नॉक कर लेता हूं, शायद पढ़ रही हो। ये सब सोच रुद्र गेट को थोड़ा ज्यादा तेज से गेट को नॉक करता है। नॉक की आवाज सुन रीत की आंख खुल जाती है। रीत, अब कौन है? इतना बोल बेड से उठकर गेट को खोलती है। समाने रुद्र को खड़ा देख बोली, भाई अब इतनी रात में कुछ काम है? रुद्र अपनी सर्द आवाज में बोला, गौरी कहाँ है? रुद्र की बातों को सुन रीत सामने से हट जाती है और बोली, वो तो सो गई, और बैग की तरफ इशारा कर देती है। रुद्र गौरी को देखता है जो अच्छी नींद में सो रही थी। रीत बोली, भाई आज उसे यही रहने दीजिए।
रुद्र नहीं, कोई जरूरत नहीं, इतना बोल कमरे के अंदर आ जाता है और गौरी के समाने खड़ा जाता है और घूर कर गौरी को देखता है। रुद्र के चेहरे के भाव शक्त थे। रुद्र गौरी को गोद में उठा लेता है। गौरी पहले तो अपने हाथ पैर चलती है, पर रुद्र ने उसे बहुत अच्छी तरीके से गोद में लेता है, जिससे गौरी रुद्र के सीने पर अपना मुंह छिपा लेती है और रुद्र को कसकर पकड़ लेती है। एक खरगोश की तरह उससे चिपक जाती है। रीत भाई, वो नींद में है। रुद्र, कोई बात नहीं, तुम अब सो जाओ। इतना बोल वहां से जाने लगता है। तभी रुकते हुए बोला, रीत। रुद्र की आवाज सुन रीत बोली, हाँ भाई बोलिए। रुद्र बोला, मुझे तुमसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, उसके लिए सॉरी। रीत, कोई बात नहीं भाई, मुझे भी वो सब वहां नहीं बोलना चाहिए था। रुद्र, मुझे तुम्हारी नाराजगी की वजह पता है। तुम परेशान मार हो। रूही कुछ दिनों में यहाँ से चली जाएगी। मैं ये सब अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ और कोई भी वजह नहीं है। रुद्र की बातों को सुन रीत, मुझे आप पर भरोसा है, पर उस रूही पर नहीं। पर मुझे पता है आप सब सही कर देंगे। पर भाई, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। आपको और रूही को साथ देख कहीं गौरी को कोई गलतफहमी ना हो जाए, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो। इसलिए जो भी करिएगा गौरी के बारे में सोचकर करिएगा, वो बहुत मासूम है। रीत की बातों को सुन रुद्र, मुझे पता है, मैं तुम्हारी बातों को ध्यान रखूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। जाओ अब सो जाओ। रुद्र की बातों को सुन रीत हल्का सा मुस्कुरा देती है और सोने चली जाती है। वही रुद्र गौरी को अपने रूम की जाता है और बैग में लेटता देता है। गौरी सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र गौरी के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, मेरे बस में नहीं अब हाले दिल बयां करना, बस ये समझ लो अल्फाज कम और मोहब्बत है बेइंतहा। इतना बोल गौरी के होठों को चूम लेता है। रुद्र गौरी को अपनी बाहों में भरा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र के चेहरे पर सुकून था, जिसके लिए वो बेचैन होकर तड़प रहा था। इस तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगली सुबह गौरी अपनी आंखें खोलती है, खुद को अपने कमरे में और रुद्र की बाहों में देख चौंक जाती है। गौरी रुद्र के चेहरे को देखकर बोली, मैं यहाँ कैसे आई? कहीं मुझे नींद में चलाने की बीमारी तो नहीं हो गई? ये सब सोचते हुए परेशान हो रही थी। गौरी रुद्र के चेहरे को गौरी से देखती है। रुद्र सोते हुए बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके माथे में बिखरे बाल उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। गौरी पहली बार रुद्र को इतने करीब से देख रही थी। गौरी अपनी उंगली से रुद्र की पलकों को छूते हुए मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे रुद्र की गालों पर अपनी उंगलियों को चला रही थी। उसे ये सब करना अच्छा लग रहा था। वही गौरी के ऐसा करने से रुद्र की नींद खुल जाती है। रुद्र की बंद आंखों की पलकों को हिलाते देख गौरी हड़बड़ा जाती है और जल्दी से उठने लगती है। तभी रुद्र गौरी की कमर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कसकर पकड़ लेता है और खुद के करीब कर आंखें बंद किए हुए बोला, क्या हुआ सोना? ऐसे भाग क्यों रही हो? तुमने तो अपना प्यार दिखा दिया, अब मेरी बारी है। इतना बोल रुद्र अपनी आंखें खोल गौरी को देखने लगता है। वही गौरी अपनी आंखें बड़ी कर बोली, आप जग रहे हैं। रुद्र गौरी को पकड़ घुमा देता है, जिससे गौरी अब बेड पर और रुद्र उसके ऊपर लेट जाता है और गौरी को देख बोला, सोना मैं जग नहीं रहा था, तुमने मुझे जगाया है, वो भी प्यार से। ये सब बोल रुद्र गौरी को देखते हुए टेढ़ी स्माइल कर देता है। गौरी शर्मा जाती है और अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। गौरी को शर्माते देख रुद्र बोला, क्या हुआ सोना? मैंने तो वही बोला जो सच है। इतना बोल गौरी के होठों को किस कराने के लिए अपने होठों को गौरी के होठों के करीब ले जाने लगता है। तभी गौरी धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र की नज़ारे गौरी के हिलाते हुए होठों पर थी, जिसे देख उसका लगा सुख रहा था। रुद्र बोला, अपनी प्यास बुझा रहा हूँ, कितनी दोनों से तड़पा रहा था। गौरी कुछ बोलती उससे पहले रुद्र गौरी के होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे चूमने लगता है। रुद्र गौरी के होठों को धीरे धीरे चूम रहा था। गौरी रुद्र को रोकना चाहती थी, पर रुद्र के ऐसा करने से वो मचल रही थी। रुद्र अपने एक हाथ को गौरी की कमर पर ले जाता है और धीरे धीरे उसके कुर्ते के अंदर अपने हाथ को डालते हुए उसके पेट को सहलाने लगता है, जिससे गौरी की पकड़ रुद्र शर्ट में कस जाती है और अब गौरी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और अब वो भी रुद्र का साथ देखने लगती हैं। तभी गेट पर नॉक होता है, जिसकी आवाज़ सुन गौरी अपने होश में आती है और अपनी आंखें खोल रुद्र को देखने लगती है। गौरी के रुकने से रुद्र चिढ़ जाता है, जिससे रुद्र अपने हाथ से गौरी की कमर में चिटी काट देता है, जिससे गौरी की आह निकाल जाती है।
रुद्र गौरी के होठों को छोड़ उसको गर्दन को चूमने लगता है। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे कोई आया है। रुद्र तो पूरी तरह से गौरी की बातों को इग्नोर कर देता है। तभी रीत की आवाज आई, गौरी जल्दी बाहर आ जाओ, माँ ने बुलाया है। रीत की आवाज सुन गौरी खुद को शांत करती है और बोली, आती हूँ बस थोड़ी देर। रीत ओके, जल्दी आना, मैं जा रही हूँ। इतना बोल रीत चली जाती है। गौरी रुद्र को खुद के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, पर वो रुद्र को हिला भी नहीं पाती है। थककर वो रुक जाती है और बोली, आप छोड़िए ना, मुझे माँ बुला रही है। गौरी की बातों को सुन रुद्र अपने सर को ऊपर कर गौरी के होठों को चूसते हुए बोला, मेरी एक शर्त है। गौरी रुद्र को देखते हुए, शर्त कैसी? रुद्र गौरी के गाल पर अपने होठों को चलाते हुए बोला, अगर तुम अभी मुझे मेरे होठों पर किस करोगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। रुद्र की बातों को सुन गौरी, पर अभी तो हमने किस किया था ना, फिर अब क्यों? रुद्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, सोना वो किस मैंने किया था, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। मैं तुमको फिल करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, वरना आज हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपना सोच लो। इतना बोल गौरी के पेट पर अपने हाथ को धीरे धीरे चलाने लगता है, जिससे गौरी सिहर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी को गुदगुदी हो रही थी, जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, पर रुद्र को गौरी को परेशान करने में मजा आ रहा था। रुद्र के चेहरे पर शैतानी स्माइल थी। रुद्र अपने होठों को गौरी के कान के पास ले जाता है और अपनी स्लो अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, सोना किस करो ना। रुद्र की आवाज को सुन गौरी बहक रही थी। गौरी अपनी आंखें खोल देती है और रुद्र को देखते हुए बोली, प्लीज अपने हाथ को रोक दीजिए, मुझे अजीब सा लगा रहा है। गौरी की बातों को सुन रुद्र टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, ओ रियली, कैसा लग रहा है? बताओ ना सोना, मेरे ऐसा करने से तुमको कैसा लग रहा है? रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। उसके गाल लाल हो गए थे, उसे बहुत शर्म आ रही थी, जिसे देख रुद्र के चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।